किसी का भी टैक्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो सबसे पहले विल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम, जिससे सबसे पहले हम लोग 5 हेड्स ऑफ इनकम लिख देंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एंड फिर बाद में टोटल क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद दो डिडक्शन होते हैं, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A और डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। 10AA भी ये जगह पे ही आता है। फिर बाद में आएगा क्या बोलते हैं इसको, नेट टैक्सेबल इनकम। सी मेरे मुंह से बहुत बार NTI निकलेगा तो समझ जाना, इट इज अ नेट टैक्सेबल इनकम। ओके, आई विल कॉल इट एज NTI। अब एक बार ये अमाउंट आ गया ना, उसके बाद अपने को इसको 5 पार्ट में स्प्लिट करना पड़ता है। द अमाउंट ऑफ नेट टैक्सेबल इनकम यू विल स्प्लिट इनटू 5 पार्ट्स। क्यों? बिकॉज फॉर डिफरेंट इनकम्स द टैक्स रेट्स आर डिफरेंट। और जिन जिन इनकम का स्पेशल टैक्स रेट है ना, उसका एक अलग कॉलम बना के स्पेशल कैलकुलेशन करना है, और बाकी रूटीन इनकम का एक लास्ट कॉलम बन जाएगा ये। तो 5 कॉलम में क्या है, पहले 4 कॉलम में तो है ना 4 ऐसी इनकम है जिसके लिए स्पेशल टैक्स रेट है, तो उसका अलग कॉलम ही बना दूंगा। सी पहले ये मत भूलो कि 5 हेड्स के अंदर हमने दुनिया भर की इनकम लिख दी है। अब उसको स्प्लिट क्यों कर रहा हूं, टू कंप्यूट टैक्स नाउ, एंड इनकम विच हैव गॉट अ स्पेशल रेट उसको अलग कर दूंगा। तो सी इसका डिवीजन कैसे होता है, जो भी आंसर है ना उसका 5 पार्ट ऐसा होता है। सटक जी अंडर सेक्शन 111A। व्हाट इज सटक जी? सटक जी मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। अंडर सेक्शन 111A मतलब इक्विटी शेयर्स बेच के जो शॉर्ट टर्म गेन आता है ना, वो नॉट जस्ट इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड का भी होता है। यानी कि जिन जिन चीजों पे अपने को STT भरना पड़ता है ना, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, उसका कैपिटल गेन का शॉर्ट टर्म का कॉलम अलग बनाना पड़ता है। तो सी ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज इट फॉर एनी एसेट और इक्विटी शेयर्स? इक्विटी शेयर्स के लिए जहां हमने STT वगैरह भरा होगा। ओके, इसका अलग कॉलम क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसका टैक्स रेट स्पेशल है। ओके, फिर और इसका स्पेशल रेट देखो कितना है, 15%। वाई 15%? रीजन बताऊंगा, लेकिन इसमें 15% टैक्स लगता है विच इज अ फिक्स्ड रेट। लेकिन वाई 15%, इसके बारे में मुझे डिटेल में बात करना पड़ेगा इन द चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन्स। लेकिन बाय द वे इसमें अमेंडमेंट आ गया है, ये जो 15% टैक्स रेट है नाउ इट हैज बिकम 20%। बट यू विल हैव टू रिमेंबर 15% ऑल्सो, 20% ऑल्सो, क्योंकि बजट कब आया था, 23 जुलाई को। सो 23 जुलाई ऑन और आफ्टर 23 जुलाई अगर कैपिटल गेन क्रिएट हुआ है तो नई रेट जो बजट में आई थी 20%। और अगर 23 जुलाई 20 अपना ईयर कौन सा है, 24-25 है ना, तो 24-25 वाले ईयर के अंदर 23 जुलाई उसके पहले ट्रांजेक्शन हो गया था ना, उसके पहले भी तो महीने था ना, अप्रैल था, मई था, जून था, और जुलाई में भी 22 दिन थे। तो उस पीरियड में ट्रांजेक्शन हुआ है तो 15% टैक्स आएगा। तो अपने को क्या है, दोनों परसेंटेज याद रखने पड़े, 15 भी और 20 भी। ओके, ये दो मैंने बता दो, चलो 20% का बता दो पहले। 15% इज फॉर बिफोर 23 जुलाई एंड ऑन और आफ्टर 23 जुलाई इट इज 20%। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A, ये इक्विटी शेयर्स बेचने का लॉन्ग टर्म है। जैसे ये इक्विटी शेयर्स का शॉर्ट टर्म था ना, वैसे ये इक्विटी शेयर्स का लॉन्ग टर्म है। और सी इक्विटी शेयर मतलब लिटरली इक्विटी शेयर्स नहीं, एनीथिंग विच इज सब्जेक्ट टू STT। अब इक्विटी शेयर्स के अलावा म्यूचुअल फंड यूनिट्स में भी STT आता है। जिधर जिधर STT अट्रैक्ट होता है ना, उसके लिए स्पेशल टैक्स रेट है। और सी इस पे टैक्स कितना आता है, 1 लाख तक का कैपिटल गेन माफ कर दो और बैलेंस पे 10% टैक्स आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अपना इधर इक्विटी शेयर्स का कैपिटल गेन इज 1,50,000, तो ऊपर 1,50,000 ही लिखूंगा, लेकिन इधर जब टैक्स निकालूंगा ना तो 1,50,000 में से 1 लाख को अलग करो, बैलेंस पे 10% आएगा। द रेट इज 10%। लेकिन तुम लोग ने एक चीज नोटिस की, मैंने क्या बोला, 1 लाख को यहां लेस करना है। कितने लोग क्या करते, 5 हेड्स ऑफ इनकम लिखते हैं ना, उधर ही 1 लाख का लेस कर देते। हर इक्विटी शेयर की सेल पे अगर लॉन्ग टर्म हुआ तो 1 लाख तक कैपिटल गेन माफ है। अब तुम लोग सोचो क्यों सर, ये क्यों बताऊंगा, लेकिन अभी मैं कैपिटल गेन के चैप्टर में नहीं हूं। अभी मेरा मकसद क्या है, टैक्स रेट्स पता के आगे बढ़ना है मेरे को। ओके, आज जब कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ेंगे आई विल एक्सप्लेन व्हाई इट इज एग्जाम अप टू 1 लाख, और बैलेंस के ऊपर खाली 10% टैक्स ही क्यों आ रहा है, तो रीजन बताऊंगा। ओके, बट पॉइंट इज वो 1 लाख का एग्जाम्शन कैपिटल गेन्स के हेड में लेस नहीं करना है। कैपिटल गेन्स पे तो सारा कैपिटल गेन का अमाउंट लिख दो,
लेकिन इधर जब हम लोग कॉलम बना के टैक्स निकालेंगे ना, उस वक्त 1 लाख अलग करके बैलेंस पे 10%। और इधर भी अमेंडमेंट आया है 23 जुलाई 2024, उस दिन या उसके बाद इक्विटी शेयर्स बेच के लॉन्ग टर्म गेन हुआ है, तो 1 लाख तक एग्जेम्पशन नहीं है, 1,25,000 तक, और बैलेंस के ऊपर 12.5% टैक्स रेट है। दोनों रूल याद रखने हैं। तो टेल मी, पुराना रूल क्या था? 1 लाख तक माफ, बैलेंस पे 10%। नया रूल क्या है? 1,25,000 तक माफ, बैलेंस पे 12.5% टैक्स आएगा, 12.5% टैक्स। And you have to remember both rule depending upon the date given in the question. You have to see the date of sale. कैपिटल गेन बेचने से आता है ना, तो अगर शेयर्स मैंने जो बेचे हैं वो 23 जुलाई के पहले बेचे हैं तो जूना रूल, और 23 जुलाई को भी एग्जैक्ट बेचा ना तो भी नया रूल। 23 जुलाई और लेटर यू हैव टू फॉलो द न्यू रूल दैट एग्जेम्पशन अप टू 1,25,000, बैलेंस पे 12.5% टैक्स। फिर ये जो अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मतलब क्या? इक्विटी शेयर्स को छोड़ के बाकी सब कैपिटल गेन्स, प्रॉपर्टी बेच के आया होगा, सोना चांदी वगैरह वगैरह, दूसरी चीज़ों का कैपिटल गेन होता है ना, उसमें 20% टैक्स आएगा। कितना? 20% टैक्स। लेकिन इधर भी अमेंडमेंट आ गया, ये भी 20% के बदले 12.5% हो जाएगा, बट इधर 1,25,000 का एग्जेम्पशन नहीं है। सी ऐसे तो अभी ये भी 12.5% में टैक्सेबल हो गया है, ये भी 12.5% से टैक्सेबल हो गया है, तो तुम लोगों को लगेगा फिर दो अलग कॉलम का मतलब क्या है? अरे अभी नए रूल में तो ऑल लॉन्ग टर्म गेन्स आर टैक्सेबल है 12.5%, बट स्टिल यू शुड प्रिपेयर अ सेपरेट कॉलम बिकॉज हियर द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी एग्जेम्प्टेड अप टू 1,25,000, बैलेंस पे 12.5% लगाना है, और इधर बैलेंस पे के सारे अमाउंट पे 12.5% आएगा, तो कॉलम अलग ही बनाना पड़ता है और सेक्शन भी मायने रखता है। ये इक्विटी शेयर्स का लॉन्ग टर्म है ना, जिसपे एसटीटी भरा है, उसको हम लोग 112 बोलते हैं, और जो सादा लॉन्ग टर्म होता है ना उसको 112 बोलते हैं। नींद के नशे में लोगों को सेम लगा ना, अरे सिर्फ 112 बोला इसके लिए, और इधर 112A। सो वेन एवर वी डील विद द सादा लॉन्ग टर्म 112 बोलना चाहिए। इक्विटी शेयर्स बेचने का लॉन्ग टर्म एसटीटी भरा हुआ तो 112A, और दोनों का कॉलम अलग बनाओ। ओके, तो ये देखो, ये 3 चीज में ना अमेंडमेंट आया है। इससे मैंने देखो ये ब्लैक कलर में जो लिखा है ना वो अमेंडमेंट पोर्शन है, एंड वी विल हैव टू रिमेंबर बोथ द रूल्स। इट इज आवर बैड लक कि बजट साल के बीच में आया है, अनाउंसमेंट इतनी लेट हुई है, और अपना साल तो अप्रैल से चालू हो गया था। सो कीप दिस इन माइंड, 15, 10 and 20. Okay, yes, if the problem is silent you can write a note. Okay, but they will not keep the problem silent because paper setter knows कि कैपिटल गेन में ऐसा ड्यूरिंग द ईयर ऐसे रेट चेंज हुआ है, तो इन लोग क्वेश्चन में ट्रस्ट में बताएंगे कि ट्रांजैक्शन कब हुआ था बेचने का। अगर बिफोर हुआ है तो जूना वाला रूल लेना, और ये क्या लिखा पढ़ो, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24, देन यू हैव टू फॉलो इधर 20, इधर 12.5, इधर 12.5। लेकिन दोनों 12.5 में फ़र्क क्या है? ये वाला जो 12.5 है इक्विटी शेयर्स का, वो 1,25,000 को एग्जाम करके बैलेंस पे आएगा, और दूसरा वाला 12.5% बैलेंस पे के पूरे पे। फिर विनिंग्स का भी अलग कॉलम बना है क्योंकि उसका स्पेशल रेट है 30%। अब बाकी सब इनकम पे टैक्स आएगा डिपेंडिंग अपॉन असेसी। सी ये बैलेंस इनकम के लिए मैं बच्चों को पूछता ना, इस पे टैक्स कैसे आएगा? स्लैब रेट्स बोल देते हैं। अरे स्लैब रेट्स तो इंडिविजुअल एचयूएफ लोग के लिए है, और दुनिया में तरह तरह के असेसी होते हैं। कंपनीज पार्टनरशिप फर्म को थोड़ी स्लैब रेट आता है। तो सी मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता, लोग गलती क्या करते हैं, जैसे ये बैलेंस वाला स्लैब रेट बोल देते हैं। अरे बैलेंस कॉलम में क्या बोलना चाहिए? डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द असेसी। अभी किस असेसी के लिए क्या रेट है वो बताता हूँ, लेकिन एक बार तुम लोग देखा मैंने कौन से 4 कॉलम को अलग किया? सटक जी अंडर 111A, लटक जी अंडर 112A, अदर लटक जी, विनिंग्स एंड बैलेंस इन फिगर। तो बैलेंस के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन असेसी। सी आगे जाके तुम लोग देखोगे और भी कुछ ऐसी इनकम है, तुम लोग सुनोगे मुझसे, उसमें भी स्पेशल रेट है। और जब कभी भी कोई ऐसी इनकम सुनने में जिसमें स्पेशल टैक्स रेट है, उसका अलग कॉलम बनाने का। जैसे मैंने इधर 4 अलग, सी ये 4 तो पॉपुलर इनकम है जिसपे टैक्स रेट स्पेशल है, लेकिन कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी इनकम भी तुमको मैं आगे पढ़ाऊंगा, उसमें भी टैक्स रेट स्पेशल है। एंड ऑल स्पेशल टैक्स रेट वाला इनकम का सेपरेट कॉलम बनाओ। इन शॉर्ट ये 5 कॉलम बन गए। अब सुनो,
इतने में अपना कैलकुलेशन का स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ है, ये तो मेरा पेज खत्म हो गया, तो मेरे पास जगह नहीं है, तो मैंने इसको नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू किया है। तो ये देखो ये चीज़ को मैं ना नेक्स्ट पेज में कॉपी पेस्ट किया हूँ, बिकॉज नेक्स्ट पेज आई विल गेट सफिशिएंट स्पेस। सो डोंट थिंक इट इज समथिंग न्यू, आई हैव जस्ट कॉपीड एंड पेस्टेड फ्रॉम द प्रीवियस पेज। तो ये देखो नेट टैक्सेबल इनकम कहाँ से आया, देखो ये था वही चीज़ है, लेकिन उसको मैंने रिपीट किया नेक्स्ट पेज पे। तो नेट टैक्सेबल इनकम का डिवीजन हो गया, ये देखो सब सेम चीज़ है। अब क्या होगा, हाँ सॉरी मेरे को ये बताना बाकी है, डिपेंडिंग अपॉन एसएससी। अब डिपेंडिंग अपॉन एसएससी मतलब ये देखो, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो स्लैब रेट्स, ओके, और पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी है तो 30%, कंपनी है तो कभी 30%, कभी 25%, फॉरेन कंपनी है तो 30, सॉरी कंपनी है तो कभी 30, कभी 25, और फॉरेन कंपनी है तो 35%। ये सब मैं बता दो, ये देखो ये सब लिख के रखा है मैंने। तरह तरह के एसएससी के लिए व्हाट शुड बी द टैक्स रेट, ये नॉलेज किधर काम आएगा अपने को, बैलेंस कॉलम के लिए, जहाँ मैंने बोला डिपेंडिंग अपॉन एसएससी, तो वो डिपेंडिंग अपॉन एसएससी मतलब ये होता है। तो सी एक ही कर गया, इफ द एसएससी इज इंडिविजुअल एचयूएफ देन स्लैब रेट्स, और स्लैब रेट्स देखो मैंने क्या लिखा है, अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 to 5 मतलब 2,50,000 से 5 लाख तक, फिर 5 लाख से 10 लाख, और 10 लाख के ऊपर, और रेट्स क्या 0, 5, 20 एंड 30। और स्लैब रेट मतलब स्लैब वाइज होता है, तो अगर किसी का इनकम 2,52,000 है तो 2,50,000 तक तो जीरो ही है, ऊपर का जो एक्स्ट्रा है उसके ऊपर 5%, एंड दिस वे स्लैब रेट्स टैक्स आएगा। हाँ, जब मैं स्लैब रेट्स की बात करता हूँ तो बच्चों के माइंड में ये भी चलता है, सर आजकल तो नए स्लैब रेट्स भी आ गए ना। तो सी आजकल मार्केट में क्या हो गया है, 2 स्लैब रेट्स चल रहे हैं, स्लैब रेट्स एज पर ओल्ड रिजीम, स्लैब रेट्स एज पर न्यू रिजीम। लेकिन जो न्यू रिजीम सुना होगा ना, देयर इज वन सेक्शन कॉल्ड 115 BAC, इसको मैं ना ये स्टेज पे टच नहीं करता हूँ, क्योंकि ये स्टेज पे टच करना क्या पूरा मैस हो जाता है। एक बार क्या बेसिक टैक्स कैलकुलेशन सीख के स्ट्रांग बन जाओ, और बाद में वक्त आने पे मैं सेक्शन पढ़ाऊंगा 115 BAC, उस वक्त मैं बताऊंगा स्लैब रेट्स एज पर न्यू रिजीम। क्या बोलते हैं उसको, न्यू रिजीम। रिजीम का मतलब रूल्स, रिजीम मतलब एक तरह का रूल होता है, नया रूल नया सिस्टम। तो जो नया रूल नया सिस्टम है, नया स्लैब रेट, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, डेट इज गिवन इन सेक्शन 115 BAC। और जब तक मैं वो सब को बात नहीं कर रहा हूँ ना, तब तक अपने 2,50,000 के स्लैब रेट्स के हिसाब से बातचीत करेंगे, ओके। सो आई एम नॉट टचिंग दैट थिंग राइट नाउ। बट ये स्लैब रेट्स भी है ना जवानों के लिए होता है, जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना, बुढ़े लोग 60 ईयर्स एंड अबाव वाले, उनके स्लैब रेट्स अलग है। उनके स्लैब रेट्स में क्या है ना, ये देखो ये जो अपना था ना, ये अप टू 2,50,000, अप टू 2,50,000 के बदले हो जाएगा अप टू 3 लाख। ये दो कैंसिल कर दिया मैंने, जहाँ अप टू 2,50,000 उसके लिए अप टू 3 लाख हो जाएगा। और ये भी नेक्स्ट स्लैब देखो 2,50,000 से लेके क्या था, वो 5 लाख था ना, तो इट विल बिकम 3 लाख टू 5 लाख। In short, wherever it is 2,50,000, it will become 3 lakhs if the assessee is a senior citizen. और senior citizen मतलब देसी बुड्ढा, नॉट जस्ट बुड्ढा, देसी बुड्ढा। देसी मतलब यू शुड बी रेसिडेंट। सी सीनियर सिटीजन को गवर्नमेंट स्पेशल इंपॉर्टेंस कब देगी, जब वो इस देश का नागरिक है, यानी कि रेसिडेंट होना चाहिए, रेसिडेंट बुड्ढा। सो डैट मीन्स अगर कोई फिरंगी बुड्ढा क्वेश्चन में दिख गया तो नो रिस्पेक्ट टू दैट बुड्ढा, यू विल फॉलो द स्लैब रेट्स ऑफ जवानों के स्लैब्स 2,50,000 वाला, और स्पेशल स्लैब का फॉलो करने का 3 लाख वाला, नॉट जस्ट बिकॉज इज अ बुड्ढा, ही शुड बी अ देसी बुड्ढा, और उम्र आइदर एग्जैक्ट 60 और मोर, 60 और मोर। और उसमें भी कोई कोई लोग सुपर बुड्ढे होते हैं 80 ईयर्स एंड मोर, तो उसका स्लैब रेट्स अलग ही है। ये देखो ये स्लैब्स किसके लिए, अगर 80 ईयर्स और मोर वाला देसी बुड्ढा। एंड इसमें देखो फर्स्ट स्लैब अप टू 5 लाख हो गया, अप टू 5 लाख 0%, 5 से 10 20%, 10 के ऊपर 30%। सो दीज आर द स्लैब रेट्स। सो इन शॉर्ट 3 स्लैब्स है, जवानों के स्लैब, नॉर्मल देसी बुड्ढा, सुपर देसी बुड्ढा, 3 स्लैब रेट्स है। बट सी ये 3 टाइप के स्लैब रेट्स ओल्ड रिजीम में, जब मैं तुमको न्यू रिजीम के स्लैब्स बताऊंगा ना, उसमें जवान बुड्ढा सबके लिए स्लैब रेट्स कॉमन ही है, ओके। देन नेक्स्ट इज LLPs एंड पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट 30% है। कंपनीज में इफ द कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी देन 35%, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है। फॉरेन कंपनी को 40% टैक्स लगता था इतने सालों से,
लेकिन रिसेंटली अभी जो बजट आया था ना, बजट 24 वाला, उसमें फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट 40 से 35% कर दिया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि फॉरेन की कंपनीज इंडिया में पार्टिसिपेट करें। 40% वॉज वेरी डिस्करेजिंग, तो उन लोगों ने उसको 35% कर दिया। तो इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जितने भी फॉरेन के लोग इंडिया में बिजनेस डालने का सोच रहे हैं, इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं एज फॉरेन कंपनी, दे विल हैव एन इंक्लिनेशन टू डू मोर नाउ बिकॉज द टैक्स हैज बिकम 35% इंस्टेड ऑफ 40%। देन ये तो फॉरेन कंपनी है। इंडियन कंपनी का टैक्स देखो कैसा है। इंडियन कंपनी में कभी 30% होता है तो कभी 25% होता है। तो सी 25% कब होगा? लो ये देखो, लुक हियर, लुक। अगर गए से गए साल का टर्नओवर इंडियन कंपनी का, गए से गए साल का, गए साल का नहीं, अपना गया साल कौन सा, अपना ईयर कौन सा है मालूम है कि नहीं? एग्जाम में हम लोग मई 25 नवंबर 25 में पास हो रहे हैं ना, तो अपना उस एग्जाम में ईयर क्या है? 24-25। तो अपना ईयर इज 24-25, तो गया साल इज 23-24। तो अपने को गए साल का टर्नओवर नहीं दिखना है, गया टू गया, दैट इज 22-23। अगर उस साल का टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़ तो गवर्नमेंट बोलेगी छोटी कंपनी है, तो उसको टैक्स छोटा लगेगा। कितना? 25%। अभी इसमें वियर्ड क्या लग रहा है बताऊंगा, लेकिन एक बार सुनो ना, 400 करोड़ तक का टर्नओवर है तो गवर्नमेंट उसको छोटी कंपनी सोचती है। तुम लोग सोचोगे 400 करोड़ कोई छोटा होता है क्या? सी अपनी नज़र से मत देखो। गवर्नमेंट तो ऐसी ऐसी कंपनियां देखती जिसके टर्नओवर 5-5 हजार करोड़ है, तो फॉर देम अप टू 400 करोड़ इज अ स्मॉल कंपनीज फॉर देम, नॉट फॉर अस। फॉर अस इट्स अ ड्रीम कंपनी, बट फॉर गवर्नमेंट अप टू 400 करोड़ छोटे एसएससी है, और उससे बड़ा टर्नओवर वाली तो बड़ी कंपनी है। तो छोटी कंपनियों के लिए छोटा रेट 25%, बड़ी कंपनियों के लिए बड़ा रेट 30%। पर सी अजीब क्या मालूम है, टैक्स मेरे को भरना है 24-25 की इनकम के लिए, लेकिन उसके लिए टर्नओवर देखना है मेरे को लास्ट ईयर भी नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर। सी टर्नओवर देखने का लॉजिक क्या है? वी वांट टू सी कंपनी। सो इसमें वियर्ड क्या लग रहा है कि लास्ट टू लास्ट ईयर का टर्नओवर। ठीक है, ये लॉजिक समझा कि जो छोटी कंपनियां हैं तो उसके लिए छोटा रेट, और छोटी कंपनी को जज करने के लिए वी हैव टू सी द टर्नओवर। बट व्हाई द टर्नओवर ऑफ लास्ट टू लास्ट ईयर? नॉर्मली स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट करेगा, ये कंपनी छोटी है बड़ी है, उसके लिए उस साल की सेल देखो या गए साल की सेल देखो। लेकिन इधर उस साल का सेल भी नहीं देख रहे, गए साल का भी नहीं, गया टू गया। क्यों मालूम है? क्योंकि अगर उसी साल का सेल देखे, उसी साल का मतलब अपना ईयर 24-25 है, या फिर गए साल का सेल्स देखने का हुआ, तो सेल्स तो मैनिपुलेट कर सकता है कोई। जैसे किसी की सेल्स 400 करोड़ से थोड़ा बहुत ऊपर ही है तो मैनिपुलेट करके 400 से नीचे कर देगा। और मैनिपुलेशन पॉसिबल कब है? जब मुझे उसी साल का सेल के हिसाब से डिसाइड करना होता है ना। अरे उस साल का मतलब वो साल तो चालू है, उस साल का रिटर्न विटर्न भरना है, तो उसके अकाउंट्स में मैं गड़बड़ करके सेल्स को कैसे भी एडजस्ट करके 400 से नीचे लेके आऊँगा। और गवर्नमेंट ने ऐसा भी बोला होता है गए साल की सेल्स देखेंगे, गए साल की सेल्स भी मैनिपुलेट हो सकती है, क्योंकि ये सब अनाउंसमेंट है ना बजट में होती है, और बजट साल की शुरुआत में होती है, तो उसमें गए साल का तो सब फाइनलाइजेशन हो ही रहा होता है। सी ये सब रूल्स क्या है, बजट्स में अनाउंस होते हैं ना। और बजट जैसे अपना 24-25 का बजट यूजुअली तो क्या है 24-25 के जस्ट पहले फेब में आ जाता है। ये टाइम थोड़ा लेट आया था, लेकिन बजट भी साल की शुरुआत में आता है, और साल की शुरुआत मतलब अपने पास लास्ट ईयर भी अपने कंट्रोल में है। कंट्रोल में मतलब हम लोग उसके अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके सेल्स को एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से कि 400 से कम हो जाए। इससे गवर्नमेंट ने क्या बोला है, ऐसे ईयर को रखा है ना जिसको तू छू भी नहीं पाएगा। कौन सा ईयर? ये साल नहीं, लास्ट ईयर भी नहीं, उसके भी पहले वाला ईयर, और उसके भी पहले वाला ईयर तो एकदम डेड एंड हो चुका होगा, उसके अकाउंट्स क्लोज हो चुके, रिटर्न भी फाइल हो चुका, सब हो चुका होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल टू मैनिपुलेट। तो ये सोच के गवर्नमेंट ने बोला है कि हम तू छोटा है कि बड़ा, उसके लिए तेरा ये साल का सेल नहीं देखेंगे, गए साल का भी नहीं, गए टू गए साल। तो एनीवेज जस्ट बाय दिस नाउ, whenever in the question they give you the turnover of 20-23 was 400 crores या फिर कम, तो टैक्स रेट विल बी 25%। और मैंने इसको 24-25 के बाजू में क्यों लगा है, कि 24-25 की कमाई हुई इनकम पे टैक्स लगेगा 25%, लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन लास्ट टू लास्ट ईयर का टर्नओवर। लेकिन अगर 400 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो 30% टैक्स आएगा।
तो इन शॉर्ट कंपनीज लोग के लिए मार्केट में 3 रेट चल रही है, 35%, 30% और 25%। 35 तो फॉरेन कंपनी का है, इंडियन कंपनी का इधर 30 और 25। हाँ, इधर कोई कोई लोग ये भी बोलेंगे सर हमने सुना है कोई 22% टैक्स रेट भी है। बताऊंगा, देर इज वन टॉपिक कॉल्ड कंसेशनल टैक्स रिजीम। कंसेशनल टैक्स रिजीम, वो जब टॉपिक आएगा तब बात करूंगा। अभी मेरी फीलिंग समझो, तुमको अभी सब बता के दे दूंगा ना, ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा ना, तकलीफ हो जाएगी। हर चीज को सही टाइम पे बताना ही टीचर लोग का कला होता है। अगर अपना नॉलेज में ऐसे तुमको अनाप शनाप बोलते जाऊं तो कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो आई विल टॉक अबाउट एवरीथिंग बट एट अ प्रॉपर स्टेज। तो अगर तुम लोग के माइंड में 22% टैक्स रेट, सी आर्टिकल में थोड़ा बहुत देखा होता है, नॉलेज होता है ना, बट ऑलरेडी यू कीप इट असाइड। राइट नाउ यू जस्ट रिमेंबर दिस मच कि कंपनीज का टैक्स ऐसे कैलकुलेट होता है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स कैसे निकलता है, ये देखो, उसमें भी स्लैब्स है। फर्स्ट 10,000, नेक्स्ट 10,000 बैलेंस, 10%, 20%, 30%। मतलब ये अमाउंट है ना, ये वाला अमाउंट देखो, ये इसके 3 टुकड़े करेंगे। तुमको पता है मैं अभी किसकी थियरी पढ़ा रहा हूँ? बैलेंस इनकम पे टैक्स कैसे निकालना है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स कैसे आएगा? बैलेंस इनकम को 3 टुकड़े में बांटेंगे, फर्स्ट 10,000, नेक्स्ट 10,000 और बैलेंस। तो डैट मीन्स अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का 25,000 इनकम है तो 10, 10 और 5 हो जाएगा, 10%, 20%, 30%। तो ये भी अपने को याद रखना पड़ेगा। और बाय द वे सीए फाइनल में कभी कभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी सम आते हैं। और बाय द वे कोऑपरेटिव सोसाइटी का सम आया ना तो उसमें स्पेशल सेक्शन है, सेक्शन 80P। ये तुमको वक्त आने पे पढ़ाऊंगा। और 80P के सेक्शन में ना मोस्ट ऑफ द इनकम कोऑपरेटिव सोसाइटी की टैक्स से माफ हो जाती है, बचती ही थोड़ी बहुत इनकम है। तभी तो देखो स्लैब कैसे छोटे छोटे, 10,000, 10,000 बैलेंस, क्योंकि उसकी अंत में इनकम बहुत नॉमिनली बचती है। मेजॉरिटी इनकम ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टैक्स से माफ होती है अंडर 80P। क्या बोला था? 80P। ये चैप्टर 6 से में आता है। ये भी अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बाद में पढ़ाऊंगा। अभी ये बोलना चाह रहा हूँ, इतना बड़ा डिडक्शन मिल जाता है ना कि लास्ट में थोड़ा बहुत इनकम ही बचता है। तो उसके 3 टुकड़े कर दो, फर्स्ट 10, नेक्स्ट 10 बैलेंस, 10%, 20%, 30%। तो ये सब तरह के एसएससी का मैंने टैक्स रेट बता दिया। तो ये बात कहाँ से निकली थी? डिपेंडिंग अपॉन एसएससी मतलब व्हाट, तो वो मैंने इधर पढ़ा दिया। फिर इसके बाद लुक हियर, ये टैक्स निकाल लिया डिपेंडिंग अपॉन एसएससी, ये 30 हो गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब सबको अपने को इकट्ठा करना पड़ेगा। इकट्ठा मतलब उसको मर्ज करना पड़ेगा। तो ये देखो ये अमाउंट आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट का लॉजिक क्या है? पहले रिबेट मतलब क्या है? इट्स अ डिस्काउंट। इट्स अ डिस्काउंट गिवन बाय गवर्नमेंट। और डिस्काउंट गवर्नमेंट को देने का मन कब होता है? जब एसएससी गरीब है। क्योंकि गरीब लोग बेचारे मर मर के कमाते हैं, फिर उस पर टैक्स भरना पड़ता है, उनको तकलीफ होती है। तो गरीबों का सोच के गवर्नमेंट ने उनको डिस्काउंट दिया है। लेकिन गरीब मतलब क्या है? जिसका नेट टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 लाख। जिसका नेट टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 लाख, तो गवर्नमेंट उसको बोलती है गरीब एसएससी है। एंड गरीबों को गवर्नमेंट ने डिस्काउंट दिया है। कितना? 12,500 फिक्स्ड अमाउंट है, 12,500। बाय हार्ट करो, 12,500, 12,500। बट यू शुड बी देसी बॉय। देसी बॉय मतलब रेसिडेंट इंडिविजुअल। नॉन रेसिडेंट के सब में रिबेट मत ले लेना, रेसिडेंट ही होना चाहिए। और वो भी इंडिविजुअल, नॉट फॉर HUF, नॉट फॉर पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो इधर क्या क्या याद रखना लो, ये देखो, एक तो सेक्शन याद रखो 87A। दूसरा किसको मिलता है? देसी बॉय, रेसिडेंट इंडिविजुअल। तीसरा गरीबों को मिलता है। गरीब मतलब जिसका नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख है। एंड अमाउंट कितना? 12,500 मिलता है। तो रिबेट हो गया। फिर जहां गवर्नमेंट ने गरीबों को रिबेट देने का सोचा, वहां गवर्नमेंट ने अमीरों को लूटने का भी सोचा। जहां गवर्नमेंट ने गरीबों को रिबेट देने की भावना रखी ना, तो वहां अमीरों को दे के लूटने का सोचा। और लूटना मतलब सरचार्ज। और ये सरचार्ज की चीज किसके लिए बनी मालूम है? अमीर लोगों से ज्यादा लेना है। मीन्स अमीर लोग को गवर्नमेंट क्या बोलती है? तू जो टैक्स भर रहा है ना, उसके ऊपर 10% और भर। मीन्स अगर तेरा टैक्स 5 लाख है तो 10% और भर एक्स्ट्रा। और अमीर लोग बोले क्यों? अमीर है इसलिए, इतना पैसा लेके कहाँ जाएगा, थोड़ा देश को दे दे। हाँ चलो, गरीब होता तो हम तेरे को ज़्यादा नहीं मांगते, लेकिन जस्ट बिकॉज यू आर अमीर तो तुमको टैक्स के ऊपर और टैक्स देना पड़ेगा। और सरचार्ज का मतलब ही क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। और ये कितना होता है? 10%।
कभी कभी 10% के बोले अलग परसेंटेज होता है, लेकिन एक बार 10% मेरे कहने से काम चलाओ ना, मैं डिटेल में बताऊंगा। फॉर द टाइमिंग जस्ट रिमेंबर, अमीरों को जो टैक्स भरना है उसमें 10% एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। लेकिन अमीर मतलब कौन? अमीर मतलब जिसका एनटीआई इज ग्रेटर देन 50 लाख। जिस बंदे की नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है ना, मतलब गवर्नमेंट बोले बहुत कमा रहा है, तो अमीर लोग को गवर्नमेंट 10% एक्स्ट्रा मांगती है। पर सी 10% किस पे लगाओगे? ये फिगर पे। सी देखने का इसको अमीर है कि गरीब उसके लिए, लेकिन परसेंटेज इस पे लगाना। कितने लोग क्या करते हैं में, देखते भी नेट टैक्सेबल इनकम है, परसेंटेज भी उसी पे लगा देते हैं। दो चीज का ध्यान देना, टू डिसाइड गरीब अमीर वी विल सी एनटीआई। बट एक बार मालूम पड़ा 50 लाख से ज्यादा है तो परसेंटेज उस पर मत लगाना। परसेंटेज किस पे आएगा? इसके ऊपर। सी जितने भी टैक्स के परसेंटेज है ना, वो प्रीसीडिंग अमाउंट पे कैलकुलेट होते हैं। जैसे सरचार्ज के जस्ट पहले अमाउंट क्या था, ये खैर सरचार्ज है मतलब रिबेट तो होगा ही नहीं उसका, ये दोनों अमाउंट सेम ही होंगे। बट जो भी अपना जो भी प्रीसीडिंग अमाउंट है ना, उसका 10%, जो आंसर है 10% बढ़ जाएगा। फिर लास्ट में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, रिबेट लेस हो गया, सरचार्ज ऐड हो गया, फिर जो भी आंसर उसमें 4% यू हैव टू ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और ये 4% का लॉजिक क्या में, हर इंसान को गवर्नमेंट बोलती है यार तुम लोग जहाँ 100 रुपया दे रहे हो, 4 रुपये एक्स्ट्रा दे दो ना। 4 रुपया मतलब 4%, क्योंकि तुम लोग जो 100 रुपया बेसिक टैक्स दोगे ना, वो तो हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे उसका पता नहीं, लेकिन ऊपर जो 4 रुपये एक्स्ट्रा दोगे ना, वी प्रॉमिस वी विल यूज फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर, बिकॉज हेल्थ एंड एजुकेशन इज अ प्रायोरिटी फॉर एनी कंट्री। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, तुम लोग जो टैक्स दोगे ना उसके तो हमको बहुत खर्चे करने हैं, लेकिन हर इंसान को थोड़ा 4% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, सो डैट वी कैन यूज दैट मनी फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर। और पता है इसको सेस क्यों बोलते हैं? नाम क्या? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सी सेस का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट लोगों को पर्पस बता के पैसा लेती है, पर्पस बता के कि हम इस पर्पस के लिए मांग रहे हैं, तो सेस हो जाता है। जीएसटी को सेस क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जीएसटी इज अ टैक्स। गवर्नमेंट पब्लिक से जीएसटी लेके क्या करती है बताएगा भी? हाँ ऑब्वियसली इन लोग रोड बनाते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या करते हैं दे डोंट डिफाइन। बट जब पब्लिक को पर्पस डिफाइन करके पैसा मांगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सेस। और इसको सेस इसलिए बोला है क्योंकि पब्लिक को डिफाइन किया है कि हम हेल्थ और एजुकेशन में ही यूज करेंगे, और डिफाइंड पर्पस के लिए होता है तो उसको टैक्स ना बोल के सेस बोलते हैं। बट अल्टीमेटली इट्स अ टैक्स ओनली। सी तुम लोग एक चीज नोटिस की, गरीबों के लिए गवर्नमेंट ने रिबेट रखा है, अमीरों के लिए सरचार्ज, लेकिन ये किसके लिए था? सबके लिए था। तो सी इसके लिए मैंने अच्छा गाना बनाया है, ये देखो। जैसे ही नेट टैक्सेबल इनकम आता है ना, फिर एक गाना गाने गए, देखो मेरा गाना सुनो, अच्छा है। सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, गरीबों के लिए रिबेट, अमीरों के लिए सरचार्ज, सबके लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। फील कर गाना, ये क्या था? सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, मतलब पहले जो भी इनकम कैलकुलेट की उसको डिवाइड करो। कैसे? सटक लटक, लटक भी दो है, लिटरली स्पीकिंग सटक लटक लटक विनिंग्स बैलेंस। तो ये 5 पार्ट हो गया। फिर गरीबों के लिए रिबेट, अमीरों के लिए सरचार्ज, सबके लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो सी लिख के रखा, गरीबों के लिए रिबेट, अमीरों के लिए सरचार्ज, सबके लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये ट्यून में रहोगे ना तो मैसअप नहीं करोगे। पता है, हाँ पहले गरीबों का ध्यान दो, फिर अमीरों से लूट लो, फिर सबको बोलो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दे दो। ओके, एनीवेज दीज थिंग्स आर वेरी बेसिक, बट सी आई कैन नॉट टेक दिस थिंग फॉर ग्रांटेड एंड मूव ऑन विद द टॉपिक्स। ये हो गया। अब सुनो, रिबेट की थियरी तो पूरी खत्म ही हो चुकी है, इसकी भी थियरी खत्म हो गई, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सरचार्ज का थियरी बाकी है। सरचार्ज में मैंने एक बार के लिए क्या बोला था, अमीरों के लिए सरचार्ज होता है। अमीर मतलब जिसका नेट टैक्सेबल इनकम मोर देन 50 लाख है, और उसको सरचार्ज कितना देना पड़ता है? 10% एक्स्ट्रा। वो एक बार के लिए मैंने बता दिया था, लेकिन सुनो इसका डिटेल थियरी है। लुक हियर, सरचार्ज में है ना अलग अलग वेराइटी है। देखो लुक हियर, अगर किसी का नेट टैक्सेबल, गौर करे हुए क्या लिखा है, एनटीआई मतलब चैप्टर 6 से काटने के बाद वाला, वो अगर 50 लाख या कम है तो उसको गवर्नमेंट अमीर मानती नहीं है। एग्जैक्ट 50 लाख भी यू आर नॉट एन अमीर, तो 0% सरचार्ज। ग्रेटर स्ट्रेस क्यों करो? कितने लोग हैं ना एग्जैक्ट 50 आता डिलेमा में आ जाते हैं। .50 लाख में 0% आएगा, मोर देन 50 लाख हुआ तो
10%. बट इफ योर एनटीआई इज अबाउ 1 करोड़ तो गवर्नमेंट बोलेगी तू ज़्यादा ही अमीर हो रहा है तो ज़्यादा सरचार्ज दे 15%, और मोर देन 2 करोड़ से तो 25%, मोर देन 5 करोड़ से तो 37%. जैसे तेरी अमीरी बढ़ रही है गवर्नमेंट का लालच बढ़ रहा है. शुरू किया था 10% से, लेके गई 37% से. मतलब सोच, जिसका एनटीआई 5 करोड़ के ऊपर है, मतलब उसकी तो बैंड बज गई. मतलब पहले तो 5 करोड़ के ऊपर इनकम कमाने वाले ने भारी भारी टैक्स कैलकुलेट किया होगा, भले स्लैब रेट से, फिर जो टैक्स है उस पर 37% और भरो. बट क्या करे, गवर्नमेंट को शर्म भी नहीं आ रही मांगने में, कि गवर्नमेंट बोलती है तू है भी तो अमीर, 5 करोड़ से ज़्यादा इतने पैसे लेके कहाँ जाएगा, तेरे को देश की तरफ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. भगवान तेरे पे मेहरबान है, पैसे की लाइन लगा दी तेरे पे, तो हमको भी तो टैक्स दे. सो बिकॉज यू आर सो रिच, सुपर रिच, यू विल हैव टू पे हेवी टैक्सेस. इसी के लिए लोग क्रिटिसाइज करते रहते, लेकिन वी कांट हेल्प. एज अ स्टूडेंट है ना, अपने गवर्नमेंट ऐसा है वैसा कभी बात नहीं करने का. एज अ स्टूडेंट तो बताए सही है, गवर्नमेंट सही है, मस्त है, चलो याद करेंगे, ऐसा मेंटालिटी से पढ़ोगे तो ही होगा. तो ये हो गया सरचार्ज. बट सी अगेन आई रिमाइंड, ये फिगर के लिए अपने क्या देखेंगे, एनटीआई, लेकिन परसेंटेज किस पे लगाना है, प्रीसीडिंग अमाउंट पे. वो तो मैंने बताया ना, कोई भी परसेंटेज लगेगा तो ये सरचार्ज के जस्ट पहले जो अमाउंट है ना उसके ऊपर परसेंटेज ऐड होगा. ये बायट करो, आज भी लोगों को क्लास में टेकअप लेता हूँ ना, ढंग से बोल ही नहीं पाते. क्या था, बिगड़ दे, ये बोलना 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, मतलब पहले डबल ही हो रहा है. 50 का डबल 1 करोड़, 1 करोड़ का डबल 2 करोड़, अब बाद में 5 करोड़ पहुंच गया सीधा. और परसेंटेज क्या था, 0, 10, 15, 25, ओके, फिर बाद में 37%. लेकिन ये इंडिविजुअल एचयूएफ लोग के लिए, पार्टनरशिप फॉर्म लोग के लिए कैसा है मालूम है, 1 करोड़ तक सरचार्ज नहीं आएगा. 1 करोड़ के ऊपर गया तो 12%. मतलब पार्टनरशिप फॉर्म को 1 करोड़ तो अमीर मानते ही नहीं है. क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म ने 1 करोड़ कमा भी लिया तो 3-4 लोग मिलके कर रहे हैं ना यार. इधर इंडिविजुअल 100 इतना कमा लिया, तो इंडिविजुअली तो 50 लाख से ज़्यादा कमा ले भाई, जोरदार है तो. लेकिन मिलजुल के पार्टनरशिप में धंधा करके कमा रहे हैं तो 1 करोड़ तक भी कोई बड़ी बात नहीं है. 1 करोड़ के ऊपर ही आएगा, वो भी कितना, 12%. लेकिन कंपनीज लोग का देखो अलग ही है. देखो लुक, कंपनीज लोगों में इफ यू आर इन इंडियन कंपनी देन अप टू 1 करोड़ नो सरचार्ज, 1 करोड़ टू 10 करोड़ 7% सरचार्ज, अबाउट 10 करोड़ 12%. ये कौन सा फिगर देखना है, नेट टैक्सेबल इनकम. ये मैं बार बार क्यों बता, कितने लोग हैं ना खाली अमाउंट पे ध्यान देते हैं लेकिन खुद को रिमाइंड नहीं करते कि हाँ मुझे नेट टैक्सेबल इनकम देखना है. तो उसमें अगर एग्जैक्ट 1 करोड़ हुआ तो 0% सरचार्ज, अबाव 1 करोड़ हुआ तो 7%, 10 करोड़ के ऊपर गया तो 12%. ओके, ये इंडियन कंपनीज का है, इवन फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी. फॉरेन कंपनी लोग के लिए 0%, ये 2 और ये 5. पहले ये खांचे बनाओगे ना, 1 करोड़ 10 करोड़, 1 करोड़ 10 करोड़, 7 12 2 5, 7 12 2 5, ऐसे याद करो, मजा आता है. मैं ऐसे याद कर दो, 7 12 2 5, 7 12 2 5, 1 करोड़ 10 करोड़, फिर 7 12 2 5. 7 12 मतलब इंडियन कंपनी का 7 और 12, फॉरेन कंपनी का 2 और 5. और बच्चे ऐसे याद रखते मेरे, 7 12 2 5, 7 12 2 5. लेकिन 7 12 में इंडियन कंपनी के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी भी. लेकिन सी अभी तक तुम लोगों को डाउट्स आने चाहिए. क्या मालूम है कि सर मतलब इन लोग को तो सरचार्ज एकदम हल्का फुल्का यार. सरचार्ज में सबसे ज़्यादा बैंड किसकी बजी, इंडिविजुअल एचयूएफ लोग की. नेक्स्ट पार्टनरशिप फॉर्म इन लोग की, इन लोग को एकदम ही कम तकलीफ हुई. ये देखा मैंने ऐसे क्या बनाया, अरे सबसे ज़्यादा तकलीफ चोट किसको पहुंची, इंडिविजुअल को. फिर पार्टनरशिप फॉर्म को थोड़ी कम, बट कंपनीज लोग से तो ज़्यादा ही है. अरे सीधा 12%, 1 करोड़ के ऊपर ही आ जाता है. लेकिन सबसे लीस्ट तकलीफ किसको मिली है, कॉर्पोरेट्स को. लॉजिक है ना इसके वजह. ये देख, इधर एक ही इंसान कमा के सब खा रहा है, लेकिन इधर एक जन सारी इनकम खा रहा है कि 3-4 लोगों में बट रहा है, 3-4 लोगों में बट रहा है, और ये तो लाखों में बट रहा है. समझना फर्क है. जैसे आज मैं बोलूं मैं खुद ही 25 करोड़ कमा रहा हूं, तो सुन के लो 25 करोड़ शीरीष व्यास का अकेला इंडिविजुअल है, सारे पैसे खुद ही कमा रहा है. और अगर मैं बोलूं हम लोग 6-7 पार्टनर लोग हैं,
हमने हमारे धंधे में 25 करोड़ कमाया, तो क्या शिरीष सर के तो कम ही आता होगा ना, तो मेरा स्टेटस और डाउन लगता है। बट इंडिविजुअली मैंने बोला इतना कमाया, सुपर स्टेटस लगता है यार, इतना कमाया और अकेला खुद ही खाएगा पैसा। तो ये लॉजिक होता है। तो सी इंडिविजुअल में क्या है, एक अकेला इंसान पूरी इनकम खा रहा है ना, तो उधर गवर्नमेंट बोलता है तेरे को तो बांटना भी नहीं है, खुद ही सारे पैसे ले रहा है, दे सरचार्ज। लेकिन पार्टनरशिप फर्म पे थोड़ी दया क्यों आती है, भाई तुम अमीर तो होगी लेकिन तुम 5-6 पार्टनर लोगे, तुम लोग आपस में बांटोगे भी, तो इंडिविजुअली तो कम कम इनकम आई ना, तो थोड़ा डोजेज लाइट हो गया। और कंपनी का तो डोज एकदम ही कम कर दिया, क्योंकि कंपनी अगर इतना करोड़ों कमा रही है ना, तो यू शुड नॉट फॉरगेट देयर आर लैक्स ऑफ शेयर होल्डर्स, तो इनकम स्प्लिट हो जाती बहुत लोगों में। इसलिए गवर्नमेंट कंपनी को भारी सरचार्ज नहीं कम रखती है। और फॉरेन कंपनी का तो एकदम ही कम है, क्योंकि उनका तो बेसिक टैक्स ही 35% है, तो सरचार्ज में थोड़ी तो रहम करो, तो की रहम, थैंक यू, है ना। तो बेसिक टैक्स कैलकुलेशन तुम लोग को आ गया। अब इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स, नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट्स इज अबाउट मार्जिनल रिलीफ, फिर एक है अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन, फिर एक होता है पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम फॉर टैक्स पर्पस। ये 3 चीज बाकी है, तब जाके बोल सकते हैं टैक्स कैलकुलेशन में मैं एक्सपर्ट हूँ। खैर एक्सपर्ट तो नहीं बोल सकते, अभी भी वो न्यू रिजीम का स्लैब रेट्स बाकी है बताना। एक्चुअली मार्जिन रिलीफ भी है ना, एक तरह से सरचार्ज का ही थियरी है, सरचार्ज से कनेक्टेड है वो। सी क्या होता है, लुक हियर, लुक, एक बार है ना तुम लोग कैलकुलेटर रेडी रखो ना, क्योंकि तुम लोग कैलकुलेशन करोगे ना कुछ, तो ही तुमको मैं मार्जिन रिलीफ क्या होता है, ये वर्ड कैसे बना, वो मैं कन्विंस कर पाऊंगा। कैलकुलेटर रेडी रखना। और इस थियरी का नाता सरचार्ज के साथ है, तो अगर किसी को सरचार्ज का थियरी नहीं पता है ना, तो मार्जिन रिलीफ समझेगा ही नहीं। तो एक बार के लिए सरचार्ज की थियरी बोल दो ना, कंपनी के लिए, हाँ, क्योंकि मैं अभी तुमको एक एग्जांपल ले रहा हूँ ना, कंपनी अज्यूम करके ले रहा हूँ। क्या बोला, कंपनी, तो कंपनी का सरचार्ज कैसा आता बताओ, 1 करोड़, 10 करोड़, 7, 12, 2, 5, इंडियन कंपनी 7, 12, फॉरेन कंपनी 2, 5। ओके, तो मान लो एक इंडियन कंपनी है, सुनो ध्यान से, इंडियन कंपनी की इनकम इतनी है, तो अभी उसको सरचार्ज आएगा कि नहीं, अरे कितना, 1,50,00,000, तो सरचार्ज तो आना ही है। और इंडियन कंपनी है तो 1 करोड़ के बाद 7% होता है। मैं पूरे एग्जाम्पल में ध्यान से सुनना, इंडियन कंपनी सोच के पढ़ा रहा हूँ, दूसरी दिशा में माइंड मत भटकाना, ओके। तो बिकॉज इट इज अबाउ 1 करोड़ 7% सरचार्ज विल कम। तो डू वन थिंग, इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करो ना एक बार, टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज निकालना। अरे मैं चाहता हूं इसके ऊपर तुम लोग टैक्स निकालो, विद सरचार्ज निकालो भी। और हाँ, तुमको भी डाउट हो सर इंडियन कंपनी में तो टैक्स का 2 रेट है ना, 30% भी है, 25% भी है। तो अज्यूम करो एक कंपनी 400 करोड़ से बड़ा टर्नओवर वाली है, 400 करोड़ से बड़े टर्नओवर वाली है, तो 30% रेट आएगा। तो निकाल 30%, 1,50,00,000 का 30% निकाल लो, जो भी आए कैलकुलेटर पे रहने दो, उसके ऊपर और प्लस 7%, 7% जो टैक्स है उसी के ऊपर निकालना है। तो 1,50,000 इंटू 30% प्लस 7%, तो डेट कम्स टू हाउ मच, ये देखो सही लिखा है, तुम लोग के कैलकुलेटर पे आए, ओके, 32,26,050। लेकिन अब सुनो, सरचार्ज नहीं होता तो उसको टैक्स खाली 30% आता ना, लेकिन बिकॉज ऑफ सरचार्ज सुन क्या हो गया, 30% टैक्स तो भरो ही, उसके ऊपर और 7% भरो। तो पता है सरचार्ज के कारण है ना बहुत बड़ा शॉक लगा इस आदमी को, इस कंपनी को। सी मैं बता दो क्यों, अगर कंपनी की इनकम .1 करोड़ होती तब तो सरचार्ज का टॉर्चर नहीं था। हाँ, इनकम भी फिर 1 करोड़ ही होती, 1,50,00,000 के बदले। बट एक बार मान लो कि अगर इनकम अपनी .1 करोड़ होती तो टैक्स कितना आता, सिर्फ 30%। अज्यूमिंग कंपनी का 400 करोड़ के ऊपर टर्नओवर वाली कंपनियां, सरचार्ज तो नहीं आता ना, बट टैक्स वुड हैव बीन सिर्फ 30% बेन टैक्स। तो इस कंपनी को बुरा क्या लग रहा है यार, हम लोग 1 करोड़ से 1,50,00,000 पे क्या पहुंच गए, अपनी इनकम 50,000 से क्या बढ़ गई कि हमारा टैक्स
2,26,050 से बढ़ गया। ये तो अनर्थ है। अरे कंपनी को हर्ट हो रहा है। तुम लोग फीलिंग से नहीं पढ़ोगे, नहीं समझेगा। मेरा हाथ देख, इतनी सी इनकम बढ़ी है, कितनी? 50,000। उसके पीछे टैक्स मेरा 2,26,000 बढ़ गया। तो टेल मी, माना कि इनकम बढ़ती है तो टैक्स बढ़ता है, लेकिन इनकम बहुत बढ़ती है, टैक्स थोड़ा बहुत बढ़ता है यार। इधर तो इतनी सी इनकम बढ़ी है 50,000, लेकिन टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये पता है क्यों हुआ है? क्यों हुआ है बताओ? सरचार्ज ऐसा है ना, जब तक नहीं था तब तक नहीं था, लेकिन जब आता है ना तो ऐसे नहीं कि 1 करोड़ के ऊपर वाले फिगर पे आता है, पूरे पे आता है। ऐसा होता ना, सरचार्ज में गवर्नमेंट 1 करोड़ को छोड़ के ऊपर ऊपर पे ही खेलती तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरचार्ज नहीं था तो नहीं था, जब आ गया तो 1 करोड़ के ऊपर वाले अमाउंट का आता है कि पूरे का आता है? पूरे का। और पूरे इनकम का 30% का सरचार्ज आ गया तो टैक्स अचानक शूटअप हो जाता है। लेकिन जो भी है, पब्लिक को तो खराब लगे ना। मतलब पब्लिक को तो क्या है, एक्स्ट्रा इनकम कमाने का इंसेंटिव भी खत्म हो गया। लोग इनकम एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए मरते रहते हैं, लेकिन इधर एक्स्ट्रा इनकम कमा के क्या फ़ायदा? 50,000 एक्स्ट्रा कमा लूंगा, टैक्स तो 2 लाख से बढ़ जाएगा। तो ये सिनेरियो के लिए लॉ ने बोला टेंशन मत ले। ये क्यों हुआ है? क्योंकि तेरे जीवन में अचानक सरचार्ज आ गया है। लेकिन चिंता मत कर, हम लोग क्या करेंगे, तेरे को बेनिफिट देंगे। तेरी इनकम, ये देख, तेरी इनकम खाली 50,000 से बढ़ी है ना, तो तेरा टैक्स भी 50 से बढ़वाएंगे। ऐसे तो तेरा टैक्स कितना बढ़ रहा है? मैं ना 1 करोड़ को बेस लेके सब कर रहा हूं, भूलना मत। 1 करोड़ के मुकाबले में कितना बढ़ा? 50,000। तो उसमें मेरा एक्चुअली टैक्स 2,26,050 बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट बोलेगी डोंट वरी, तेरा हम टैक्स इतना नहीं बढ़वाएंगे। 50,000 से इनकम बढ़ी तो टैक्स भी उतना ही बढ़ाएंगे, ताकि ब्रेक इवन फील हो तुझे। ब्रेक इवन पॉइंट इज टॉलरेबल, लॉस इज अनबेरेबल। और इधर लॉस हो रहा है, इनकम इतनी सी, टैक्स इतना ज़्यादा। ब्रेक इवन चलेगा, इनकम 50 बढ़ी है, टैक्स भी 50 बढ़ेगा तो चलेगा। तो गवर्नमेंट ने वही किया है। देखो, गवर्नमेंट बोलती है देख, ऐसे तो तेरा 2,26,050 बढ़ा है, लेकिन तू 50 ही भरना बस, और बाकी का अमाउंट माफ। ये क्या लिखा है? हिंदी में लिखा है माफ। और माफ मतलब उतना मत भर जा, मजा कर। वो तेरे को हमने रिलीफ दे दी, मार्जिनल रिलीफ। इसको मार्जिनल क्यों बोला बताऊंगा। अभी तुम लोग फील करो, गवर्नमेंट मुझे ये रुपया मांग रही है कि छोड़ रही है? छोड़ रही है, माफ कर दिया। ओके, नाउ सी, इसको है ना फॉर्मूला में कन्वर्ट करो। अभी भी है ना, ये मत समझना मार्जिन रिलीफ का फंडा मेरे को समझ गया। ये देखो, राइट साइड में ना एक और एग्जाम्पल आएगा। जब तक इसके 2 एग्जाम्पल नहीं होते ना, तब तक तुमको अंदर से फील नहीं आता मार्जिन रिलीफ का। ये तो अभी तुम लोग हाँ में हाँ मिलाओगे, लेकिन एक और एग्जाम्पल के लिए पेशेंस रखना, तब तुमको कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी। लेकिन एक बार के लिए ना, मैंने ये जो अमाउंट निकाला, इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करके दे ना मेरे को एक। ये कैसे निकाला मैंने? 176,050। आई वॉन्ट यू टू मेक अ फॉर्मूला। मैंने कैसे निकाला? 2,26,000 में से 50,000 को माइनस किया ना। तो देखो फॉर्मूला क्या है, एक्स्ट्रा टैक्स। एक्स्ट्रा मतलब 1 करोड़ पे जो आया था उसके मुकाबले कितना आ रहा है एक्स्ट्रा, माइनस एक्स्ट्रा इनकम। 50,000 वॉज माई एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा 1 करोड़ के मुकाबले। तो ये देखो, ये फॉर्मूला देखो, मैंने इधर लिखा है, देखो ना जल्दी। एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम, दैट बिकम्स योर मार्जिनल रिलीफ। एंड फॉर्मूला वर्क कर रहा है। ओके, अब है ना एक काम करो, 2 मिनट पेशेंस रखना। अब ये वाला एग्जाम्पल ट्राई करो। इधर तो इनकम 1,50,00,000 थी ना। अब मान लो वही इंडियन कंपनी है, उसकी इनकम 1,20,00,000 है। क्या लिखा है इधर? 1,20,00,000। अब उसका टैक्स निकालो। इंडियन कंपनी है, वो भी 400 करोड़ के ऊपर टर्नओवर वाली, तो पहले तो 30% निकल जाएगा, जो कि आ गया 36 लाख। सही है। फिर उससे प्लस 7% सरचार्ज, इंडियन कंपनी अज्यूम कर रहा हूं, तो 36 लाख का 7% कितना आया? 38,52,000। देखो मैंने लिखा, दिख रहा है 38,52,000। सो ये मेरा क्या हो गया? टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। अब देखो ये सरचार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग 1 करोड़ के ऊपर गए ना। अब ऐसा मान लो कि अगर मैं 1 करोड़ क्रॉस ही नहीं करता, डॉट 1 करोड़ होता,
तो सरचार्ज का मगजमारी नहीं होता, सिर्फ टैक्स भरना पड़ता। तो मेरा टैक्स कितना आता? 30 lakhs। अब देखो कंपैरिजन करो, इंक्रीमेंट कितना हुआ अपना, ये देखो अपनी इनकम कितनी बढ़ी है 20 लाख से, दिख रहा है 20 लाख से इनकम ग्रो हुआ है कंपेयर टू 1 करोड़। लेकिन सामने टैक्स कितना बढ़ा है 8,52,000। अब इसमें अपने को हर्ट हो गया क्या? इसमें हर्ट नहीं होगा। फील कर 20 लाख से इनकम बढ़ी है और टैक्स खाली 8,52,000। इतनी ज्यादा इनकम बढ़ी, टैक्स थोड़ा बहुत ही बढ़ा है ना, तो इधर चलेगा, ये चीज कोई भी एक्सेप्ट करेगा कि इनकम बढ़ती है टैक्स बढ़ता है, सबको पता है। और इधर इनकम बहुत बढ़ रही है, बहुत मतलब कितनी 20 लाख से, और टैक्स तो खाली 8,52,000 ही बढ़ रहा है। तो इधर पब्लिक को कंप्लेन नहीं है, तो इधर गवर्नमेंट रिलीफ भी नहीं देगी। मार्जिन रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तकलीफ हो तो रिलीफ मिलेगा, तकलीफ नहीं तो नो रिलीफ। और पता है इधर तुम लोग फॉर्मूला से ट्राई करोगे ना, तुम लोगों को फॉर्मूला आंसर देगा। ये देखो मैंने क्या फॉर्मूला बनाया था बताओ ना, एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम। सब्सटीट्यूट करो, एक्स्ट्रा टैक्स कितना था मेरा 8,52,000 और एक्स्ट्रा इनकम 20 लाख है, तो 8,52,000 माइनस 20 लाख करोगे नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव अमाउंट इज लाइक नील, तो रिलीफ नहीं मिलेगा। अब बताओ इधर रिलीफ पता क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि तकलीफ नहीं हो रही है। और इधर रिलीफ क्यों मिल रही है? क्योंकि तकलीफ हो रही है। तकलीफ पता कब होती है? जब अपना इनकम एकदम मार्जिन पे होता है। कौन सा मार्जिन? 1 करोड़ का। कंपनीज लोग के लिए 1 करोड़ के बाद सरचार्ज आता है, तो 1 करोड़ को मैं बोलूंगा बाउंड्री है, और अपनी इनकम उसके एकदम नजदीक होती है ना, तो बोलते हैं वी आर ऑन मार्जिन। और जब मार्जिन पे होते हैं तो तकलीफ क्या, इतनी सी इनकम बढ़ी है लेकिन उसके पीछे टैक्स बहुत बढ़ गया, तो मार्जिन पे रहने की तकलीफ है ना, इसलिए नाम क्या गिरा इसका, मार्जिनल रिलीफ। मैं मार्जिन वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, फीलिंग समझ मेरी। सी यहां अपनी इनकम क्या है, एकदम बॉर्डर लाइन पे कि दूर चलेगी, दूर चलेगी। सरचार्ज का बॉर्डर लाइन 1 करोड़ है और अपना इनकम 1 करोड़ के करीब है कि दूर है? 1 करोड़ क्या, 1 करोड़ 20 लाख हो गया। तो जब हम लोग सरचार्ज की बाउंड्री से दूर चले जाते हैं ना, तो हम लोग मार्जिन पे है ही नहीं। और मार्जिन इट्स लाइक सीए फाइनल के पेपर में कोई 40 से 41 से पास हुआ है ऐसा, और कोई 70-80 लेके पास हुआ है, तो एकदम दूर है ना, तो वैसा है काइंड ऑफ। तो जब भी अपना इनकम है ना, सरचार्ज का जो बाउंड्री है 1 करोड़, उसके एकदम करीब करीब होता है ना, तकलीफ होता ही है। एंड गवर्नमेंट बोले कांट हेल्प, तेरी इनकम अभी थोड़ी बहुत ही बढ़ी है, लेकिन सरचार्ज तो क्या आएगा, तो पूरे पे आएगा ना, तो टैक्स विल शूट अप, बट डोंट वरी, हम लोग उसका ख्याल रखेंगे। बट सी अभी कितने लोग हैं ना एक्स्ट्रा दिमाग लड़ाते हैं कि सर आपने बोला कि जब भी अपना इनकम वो बाउंड्री के बाजू में रहेगा, तो इन लोग सोचते सर बाउंड्री के बाजू में मतलब कितना बाजू में? जैसे 1 करोड़ की बाउंड्री है तो उसके बाजू में 1 करोड़ 50 या 60 या क्या मतलब? इसको जनरलाइज करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मान लो टैक्स कैलकुलेशन में इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ना कि वो पॉसिबल ही नहीं कि हम लोग उसको जनरलाइज कर सके। जैसे मैं इंडियन कंपनी का लेके सॉल्व किया था, वो भी अज्यूम करके कि उसका टर्नओवर 400 करोड़ के ऊपर है, 400 करोड़ के कम हुआ तो 25% हो जाएगा, फॉरेन कंपनी का सम आया तो 35%, इंडिविजुअल एचयूएफ है तो स्लैब रेट्स, पार्टनरशिप फर्म का अलग है। तो सी इतने टैक्स रेट्स की वेराइटीज है ना, तो इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ अगर पूरे भारत में यूनिफॉर्म टैक्सेशन होता ना सब टाइप के लोग के लिए, तो मैं एक जुगाड़ भी बना देता तुम लोग के लिए कि कभी भी 1 करोड़ के इतना बाजू में रहना तो रिलीफ आएगा, बट वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए पता है क्या करना चाहिए, वर्किंग कर लो ना। थोड़ा बहुत भी एग्जाम में डाउट लग रहा है ना, यार 1,90,00,000 दिया क्वेश्चन में, आएगा कि नहीं रिलीफ, तो क्यों लोड देना, फटफट कैलकुलेट कर दे। और कैलकुलेट कैसे करोगे बताओ? चलो सी मैं चाहता हूँ ना ये फॉर्मेट रट्टा मार लो तुम लोग, फॉर्मेट ही बना लो। ये देखो एक वर्किंग नोट बनेगी, उसमें 2 कॉलम बनेंगे। एक कॉलम में ना 1 करोड़ ले लेना वो बेस अमाउंट, दूसरे कॉलम में एक्चुअल इनकम लिखना, फिर वो बेस अमाउंट पे टैक्स निकालना विथ सरचार्ज, उस पर सरचार्ज नहीं है, और एक्चुअल पे भी टैक्स निकाला विथ सरचार्ज। ये देखना मैंने विथ सरचार्ज निकाला है, कैन यू सी इंक्लूडिंग सरचार्ज। तो बेस इनकम, एक्चुअल इनकम, इस पे टैक्स, इस पे टैक्स, और टैक्स विथ सरचार्ज। फिर देखो इनकम कितनी बढ़ी, टैक्स कितना बढ़ा, फॉर्मूला एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम। और कोई लॉजिक भूल भी गया ना, फॉर्मूला आंसर दे देगा,
फॉर्मूला बनाते ही क्यों है? ताकि लॉजिक भूल भी गए तो अपने फॉर्मूला से आंसर आना चाहिए, और फॉर्मूला में जैसे नेगेटिव आंसर आया ना रिलीफ नहीं मिलेगी, पॉजिटिव आया तो मिलेगी। अब ये वाला ट्राई करो, एक सेकंड सुनो। बाय द वे इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा ना, ये देखो, लुक हियर, मार्जिनल रिलीफ को इधर दिखाना पड़ता है, सरचार्ज के ठीक बाद। अपना गाना था ना, सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, गरीबों के रिबेट, अमीरों के लिए सरचार्ज, फिर उसके बाद मार्जिन रिलीफ आता है, तुरंत सरचार्ज के बाद। सी कितने लोग पढ़ लेते लेकिन सम सॉल्व करते सोचते हैं लिखूं किधर मार्जिन रिलीफ, तो सरचार्ज के तुरंत बाद। तो सी मैंने ना ये वाले एग्जाम्पल का स्टेटमेंट बनाया। सी ये तो मैंने खाली वर्किंग की थी, इसमें ध्यान मत दो अभी। इसी एग्जाम्पल को अपने मेन आंसर में कैसे शिफ्ट करेंगे? सी दिस इज वर्किंग नोट, हाँ, ये वर्किंग नोट में शो करोगे तुम लोग, मेन आंसर में तो ऐसा स्टेटमेंट बनेगा। तो ये देखो मेरी इनकम क्या थी, 1 करोड़, देख जल्दी फास्ट, 1,50,00,000, तो वो इधर लिख दिया 1,50,00,000। तो पहले उस पर 30% टैक्स आ गया, 30,15,000, 7% सरचार्ज आ गया, ठीक है। तो एक्चुअली तो मेरा कितना आया था, 32,26,000, वो देखो हम लोग निकाले भी थे, देखो। लेकिन वो निकालने के बाद तुरंत मार्जिन रिलीफ, और ये वर्किंग नोट नंबर 1, मतलब ये वर्किंग में ये दिखाएंगे, ये देखो ये वर्किंग है। एंड फिर बाद में एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेज एंड सो ऑन, ओके। ये मैंने क्यों शो किया है? टू शो द प्रेजेंटेशन कि वेयर टू शो मार्जिन रिलीफ। ट्राई दिस, हिम्मत है तो ट्राई करो। वंस अगेन मान लो इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी जिसका टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है, तो बेसिक रेट 30% है। अब ट्राई करो, समझदार लोग समझ ही गए होंगे ये ट्राई करने का सर क्यों दे रहे हैं। 10 करोड़ के ऊपर इनकम गई है, और कंपनियों की 10 करोड़ के ऊपर दुनिया ही अलग हो जाती है। याद है 7 12 2 5, 7 12 2 5, तो इंडियन कंपनी 7 का 12 हो जाती है, फॉरेन कंपनी 2 का 5 हो जाती है। ट्राई करो। सी जो मैकेनिकली पढ़ता ट्राई नहीं कर पाएगा, जिससे कॉन्सेप्चुअली सीखा है ना वो ट्राई कर पाएगा। एक से मैंने बताया तुमको वर्किंग का फॉर्मेट क्या बताया था, एक बेस कॉलम, बेस अमाउंट लिखो इधर, फिर एक्चुअल इनकम, फिर इस पे टैक्स निकाल, इस पे टैक्स निकाल, फिर देखो एक्स्ट्रा इनकम एक्स्ट्रा टैक्स। तो टेल मी इधर पहले बेस इनकम में क्या आएगा और एक्चुअल इनकम में क्या है, मुझे 2 कॉलम बनाने। तुम लोग मेरे को अकेला महसूस कर रहे हो, तुम लोग छोड़ दिए मेरे को। बेस 10 करोड़ का होगा ना अभी, क्योंकि इधर में ना 1 करोड़ की मार्जिन क्रॉस किया कि 10 करोड़ की, तो मेरा बेस 10 करोड़ हो जाएगा, और एक्चुअल कितना है 10 करोड़ 76,000। 2 कॉलम बना लो, फिर इस पे टैक्स निकालो विथ सरचार्ज, इस पे भी टैक्स निकालो विथ सरचार्ज, ताओ मिलके करें। ये देखो 10 करोड़ का बेस है, टेल मी डॉट 10 करोड़ में सरचार्ज आता है कि नहीं आता? आता है, लेकिन छोटा वाला आता है। इधर पता है, नोटिस किया पिछले एग्जाम्पल में से, सुन, पिछले एग्जाम्पल में मैं नो सरचार्ज से सरचार्ज में गया, इधर में लो सरचार्ज से हाई सरचार्ज में गया। लेकिन जिधर भी टर्निंग पॉइंट आता है ना, शॉक लगता है कि थोड़ी बहुत इनकम बढ़ने के कारण टैक्स शूटअप हो जाता है, और इधर भी होगा। ये देखो 10 करोड़ तक अच्छे दिन थे यार, अच्छे दिन मतलब सरचार्ज खाली 7% ही था, तो मेरा टैक्स कितना आता था 10 करोड़ पे 30%, 3 करोड़ आता है, उस पर 7% निकालो, 3 करोड़ 21 लाख है, तो ओरली भी निकाल सकते हैं। लेकिन 10 करोड़ 76 क्या हो गया, मेरा सरचार्ज का रेट 7 से 12 हो गया, तो फिर क्या आएगा, पहले 30% निकालो, फिर उसका 12%, तो यही आएगा, देख लो ना। एंड फिर देखो, फील करो, इनकम कितनी बढ़ी 76,000, पीछे टैक्स कितना बढ़ गया 15,25,536, मतलब इतनी सी इनकम के पीछे इतना ज़्यादा टैक्स भर गया, तो ये तो तकलीफ देगा है ना। तो अभी रिलीफ मिलेगी। फॉर्मूला क्या था रिलीफ का, एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम। सी ये जो फॉर्मूला ना मैंने क्रिएट किया है, लॉ में नहीं दिया, लॉ को क्रेडिट मत देना, पहले ही बता रहा हूँ, लॉ में तो ये बहुत हॉरिबल तरीके से दिया है, इसको मैंने ऐसा सिंप्लीफाई मैकेनाइज कर दिया ना, ऐसा एक वर्किंग करो, नीचे ये लगा डालो, आंसर गारंटी आएगा, कोई भी सम ले लो। तो एक्स्ट्रा टैक्स कितना था 15,25,586, एक्स्ट्रा इनकम माइनस किया तो ये आ गया
इसको दिखाऊंगा किधर में, सरचार्ज के ठीक बाद। ओके, अब ट्राई करना इंडिविजुअल का सम। एक से ना, ये कंपनी का ही था। सी कंपनी के मैं दो एग्जांपल लिए। एक एग्जांपल में क्या है, नो सरचार्ज से सरचार्ज पे आया था, दूसरे में लो सरचार्ज से हाई सरचार्ज पे आया 7 to 12। तो एक कंपनी का तो अभी समझ गया। अभी फॉरेन कंपनी के लिए कोई एग्जांपल नहीं लेने वाला हूँ। फॉरेन कंपनी होती तो 35% करते हैं, 400 करोड़ से कम कंपनी होती तो 25%, वो सब ठीक है। ये करना पड़ेगा एक बार इंडिविजुअल का, क्यों इंडिविजुअल का तो टैक्सेशन ही स्लैब रेट से आता है ना। ट्राई करो ये, किसी इंडिविजुअल की इनकम है, ये क्या लिखा है, एनटीआई मतलब नेट टैक्सेबल, 2,96,000। कैसे करोगे? मेरा तरीका क्या था बताओ, एक कॉलम बनाओ। सी मैं क्या चाहता हूं, तुम लोग तरीका याद करो। एग्जाम्पल तो बदलते रहेंगे ना। एक बेस कॉलम बनाना है और एक एक्चुअल इनकम कॉलम। एक्चुअल इनकम में 2,96,000 है। बेस क्या पकड़ूंगा? नहीं, हाँ बराबर। इंडिविजुअल में तो कितने बेस है? इंडिविजुअल का सरचार्ज तो 50 लाख के बाद भी आता है, 1 करोड़ के बाद भी आता है, 2 करोड़ के बाद भी, 5 करोड़ के बाद भी। ये मैं पता क्या बोल रहा हूँ, ये वाली चीज बोल रहा था, ये वाली 50, 1, 2, 5। तो मेरा जो एग्जाम्पल है 2 करोड़ के करीब है, मतलब हम जिसके करीब है उसको बेस ले लो। तो इधर मैं 2 करोड़ के करीब बना रहा हूं ना अपने आप को, तो 2 करोड़ को बेस ले लो। तो किधर गया? अभी बताओ फिर क्या करेंगे? 2 करोड़ पे टैक्स निकालना, और इधर सरचार्ज क्या आएगा बताओ, चलो 15% आएगा ना। सी एग्जैक्ट 2 करोड़ हुई ना इनकम, 15%। अभी ये कितने लोगों को याद नहीं रहता, गड़बड़ होती है यार। इधर देखो, ये देखो, ये देखो, ये ड्राइंग 2 करोड़ तक कितना है? 15 ही है ना। तो डॉट 2 करोड़ भी 15 है। 15 25 कब बनेगा? 2 करोड़ के ऊपर गया तो मेरे एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, ये 15% दुनिया में रह रहा था, अब 25% दुनिया आ गई। अरे सरचार्ज का रेट चेंज होता है, उसमें भी तो रिलीफ मिलती है ना लोगों को। तो सी मैंने वर्किंग कैसे की है, अप टू 2 करोड़ में स्लैब रेट्स क्यों किया? इंडिविजुअल है और 15% पकड़ा है। एंड फिर अपना एक्चुअल में तो इनकम 2,96 है ना, और 2,96 मतलब 2 करोड़ के ऊपर होते ही 25% सरचार्ज आ जाता है। अब सुनो, इधर स्लैब रेट में ना लोग बहुत मेहनत करते, मैं देखा है। 2.5 लाख तक 0%, 2,50,000 से 5 लाख 5%। मैं तुमको शॉर्टकट बता रहा हूँ, कभी भी अपनी इनकम है ना 30% स्लैब में होती है ना, 30%, तो पूरी इनकम का ना डायरेक्ट 30% निकालो पूरी का। एक्चुअली तो स्लैब वाइज जाना होता है, लेकिन मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। पूरी इनकम का सीधा 30% निकाल दो, -187,500। ये फिक्स्ड अमाउंट है, रट लो ये। 187,500 इज अ फिक्स्ड अमाउंट। ये शॉर्टकट बनाया मैंने, ताकि क्या अपने को हर स्लैब का अलग अलग निकालने में टाइम वेस्ट ना हो अपना। ये कैलकुलेटर पे तुरंत हो जाए, 30% तो झटके में आ जाएगा। और अपने को रट्टा क्या मारना है, 187,500। तो करके देख, जादू से आंसर आएगा। अब देख कितना 2 करोड़ ले कैलसी पे, इसमें सीधा 30% निकाले, तो ओरली भी आ गया। 2 करोड़ का 30 60 लाख, उसमें से -187,500 करो। ये फिक्स्ड अमाउंट है 187,500, माइनस कर दो, प्लस सरचार्ज भी डालना है उसे। ये तो स्लैब रेट का प्लस 15% सरचार्ज। कैसे चुटकी में आंसर आता है, नहीं तो बच्चा स्लैब में उलझ जाएगा ना, परेशान हो जाएगा। और 2.5 लाख तक 0 लेना है, फिर 5% लेना है, फिर 20 लेना है, फिर 30 लेना है। मैंने क्या किया, पूरे पे 30 ले लेना। और अपन ने गलती में क्या किया, जो 0% वाला उसमें भी 30 ले लिया, 5% वाले का भी 30 ले लिया, पूरे पे 30 ले लिया। तो जो भी मैंने एक्स्ट्रा टैक्स कैलकुलेट किया ना, वो मैंने प्री कैलकुलेट कर लिया 187,500, उसको लेस कर दो। इधर भी ट्राई करो, देखो मजा आएगा। शॉर्टकट आता है ना, मजा आता है सॉल्व करने में। 2,96,000 का सीधा 30%। डोंट गो स्लैब वाइज, टेक फ्लैट 30 एंड -187,500 प्लस 25% सरचार्ज भी जोड़ना है, तो ये आ जाएगा। तो ये देखो फिर आया क्या,
अपनी इनकम कितनी बढ़ी है 96,000, लेकिन टैक्स 6,17,250, ये तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो कैलकुलेट करो एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम। हर एग्जाम्पल में रिपीटेड रिमाइंडर क्या बन रहा है, 2 कॉलम बनाने का, एक बेस कॉलम एक एक्चुअल कॉलम। अब बेस किसको पकड़ना, डिपेंड्स अपॉन अपना एक्चुअल इनकम कौन से बाउंड्री के नजदीक है। ओके, जैसे ये 50 लाख के नजदीक होता तो 50 लाख को बेस देता, और मेरा जो एक्चुअल इनकम है वो, और 50 लाख पे तो सरचार्ज ही नहीं है, और एक्चुअल पे 10% आएगा, 50 क्रॉस होते ही 10 आता ना, ऐसा। इससे मैंने शॉर्टकट क्या बताया था, कभी भी 30% स्लैब में जाता है अपना इनकम तो डायरेक्ट 30% निकाल के 187,500 कर दो। लेकिन ये शॉर्टकट है ना, 30% स्लैब में मेरी इनकम हुई तो। लेकिन एक और शॉर्टकट, अगर मेरी इनकम 20% स्लैब में, 20% स्लैब कौन सा, अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख तो 5%, 5 से 10, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% है ना। तो अगर मैं 20% स्लैब में हूं ना तो भी शॉर्टकट है, डायरेक्ट 20% निकाल दो, -87,500 इंस्टेड ऑफ 1,87,500 सिर्फ 87,500। ये देख, लिख के रखा है, पर शॉर्टकट फॉर स्लैब रेट। 30% स्लैब में बंदा है तो पूरी इनकम का 30% निकाल माइनस ये, और 20% स्लैब में बंदा है तो पूरी इनकम का 20% निकाल के, और अमाउंट याद रखना भी सिंपल है, 187,500 इधर 87,500। लेकिन वार्निंग, सीनियर सिटीजन का सम हुआ, नो शॉर्टकट। ये शॉर्टकट ये शॉर्टकट गवर्नमेंट थोड़ी सी मैंने बनाया है। सीनियर सिटीजन में क्या स्लैब्स ही अलग हो जाते हैं ना, 60 साल वाला बुढ़ा अलग स्लैब है, 80 साल का बुढ़े का अलग स्लैब है, उसका भी चाहिए तो शॉर्टकट बना सकता हूँ, बट शॉर्टकट के चक्कर में कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ानी है ना, और वो कभी कभार सम आता है ना। और एक चीज ये ना, ओल्ड रिजिम में शॉर्टकट लगेगा, न्यू रिजिम करके होता है 115 BSc, उसके तो स्लैब रेट मैंने पढ़ाए भी नहीं है, उधर शॉर्टकट यूज मत करना। ओके, ये हो गया। तो बस मार्जिनल रिलीफ की थियरी खत्म। नेक्स्ट थियरी देखो क्या है, देयर इज समथिंग कॉल्ड अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन। डायरेक्ट एग्जाम्पल से बात करते हैं ना। एग्जाम्पल है, देखो मान लो मैंने मेरा 5 हेड्स ऑफ इनकम कंप्यूट कर दिया, एंड फिर हम लोग करते हैं ना सटक लटक लटक विनिंग्स बैलेंस। तो ऐसे मान लो मेरे पास 3,80,000 का शॉर्ट टर्म गेन है अंडर सेक्शन 111 है। मतलब एक्चुअली क्या होगा, इक्विटी शेयर्स बेचे होंगे और उसमें शॉर्ट टर्म हुआ है 3,80,000, और ये मान लो नील है, और मेरे पास अदर लॉन्ग टर्म गेन 1 लाख है, विनिंग्स 1 लाख, और बैलेंस इनकम इतना है। अब बताओ इस पे टैक्स कैसे निकालोगे। अज्यूमिंग लुक ऑल दिस कैपिटल गेन्स अरोज बिफोर 23 जुलाई। सी अभी कैपिटल गेन्स पे थोड़ा मचमच हो गया, इज इट ऑन और आफ्टर 23 जुलाई के बिफोर दिखना पड़ता है। तो एक बार अज्यूम करो अपने क्वेश्चन में ऐसा दिया सब बिफोर 23 जुलाई था। ओके, तो रूल क्या था, इस पे 15% आता है, इधर 10% था, इधर 20% था, विनिंग्स पे तो हमेशा ही 30% है, पहले भी था अभी भी, और इधर डिपेंडिंग अपॉन द असेसी। मान लो मेरा क्वेश्चन एक इंडिविजुअल असेसी का है। सी लास्ट कॉलम में ना देखना पड़ता है तू कौन है असेसी, तो अज्यूम करो इंडिविजुअल है, तो निकालो ना टैक्स एक बार, कैसे आएगा। यूजुअल स्टूडेंट क्या करेगा, इस पे 15% टैक्स निकाल देगा, है ना, और ये वाले पे 20%, ये वाले पे 30%, और ये 1,20,000 इंडिविजुअल है ना, और इंडिविजुअल लोग के लिए तो स्लैब रेट है, और मैं स्लैब रेट्स में 2,50,000 तक 0% सोचूं तो मेरा टैक्स 0 आ जाएगा, है ना। तो ये देखो लोगों का आंसर एक सेकंड क्या आएगा, एक बार बता दो ना। ठीक है, निकालो मत, ओरली देख लो। 15% इधर, 20% इधर, 30% इधर, 0। लेकिन ये गलत है। यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल वेन एवर योर बैलेंस NTI इज बिलो बेसिक एग्जेम्पशन। मतलब कुछ बेसिक एग्जेम्पशन समझ रहे क्या बोल रहा हूं, 2,50,000 तक जहां टैक्स 0 आता है उसको बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन। और कभी भी अपनी बैलेंस वाली इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से कम है, यानी कि कुछ बेसिक एग्जेम्पशन बच रहा है, तो हम लोग इसको इधर इधर और इधर यूज कर सकते हैं।
विनिंग्स में गवर्नमेंट यूज नहीं करने देगी। क्या यूज करने की बात कर रहा हूं? बचा कुचा बेसिक एग्जामेशन। सो टेल मी, अपना टोटल बेसिक एग्जामेशन 2,50,000 है, उसमें से 1,20,000 तो यूज हो चुका है कि उतनी तो मेरी इनकम है, और जितनी इनकम है उतनी तो मैंने माफ करवाई, तो उतना एग्जामेशन यूज्ड बोलते। यूज्ड, यूज्ड मतलब एग्जॉस्टेड। सो व्हाट इज रिमेनिंग? करो ना, 2,50,000 माइनस 1,20,000, 1,30,000 बचा। इसको बोलते हैं अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामेशन। एक बार देखो ना, सीन देखो प्लीज। बेसिक एग्जामेशन 2,50,000 है, 1,20,000 कहां से आया? ये वाला। इसको नाम क्या दिया? एग्जॉस्टेड। उतना एग्जामेशन यूज कर लिया तो बचा हुआ अनएग्जॉस्टेड। और अनएग्जॉस्टेड क्या है? बेसिक एग्जामेशन। और एग्जामेशन मतलब उतनी छूट है टैक्स से, तो वो छूट लो, क्योंकि उतनी अपने पास अभी भी बची है, लेकिन वो कहां ले सकते हैं? विनिंग्स में अलाउड ही नहीं। तो इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, और जिधर टैक्स सबसे ज्यादा है उधर ले लो। जैसे सी मेरे एग्जाम्पल में मैंने सब कैपिटल गेन 23 जुलाई के पहले अज्यूम किया है, तो देखो रेट क्या आ रही है? 15, 10, 20। 10 वाला तो सब में है भी नहीं। हाईएस्ट टैक्स किधर आ रहा है? इधर। तो इसको पहले माफ करवा लो। तो सी अपने को और कितनी माफी मिल सकती है? 1,30,000 का एग्जामेशन मिल सकता है, बचा है ना उतना, तो उसमें से अपना लटक जी को यूज कर लो। तो लटक जी 1,00,000 है, पूरा ही माफ हो गया। अरे 1,00,000 के 1,30,000 तक माफ करवा सकता हूँ, तो 1,00,000 तो हो ही जाएगा। और बचा कितना? 1,30,000 में से 1,00,000 यूज हो गया तो 30,000 और बचा, तो उसको इधर एडजस्ट कर दो 30,000 को, और एडजस्ट करने के बाद 15% निकालो। एक सेकंड, लिखा हुआ देखो तो समझेगा। ये देखो, लुक, 1,30,000 का इस्तेमाल देखो कैसे हुआ है। देखा? टोटल कर, ये काला वाला अमाउंट देख, 1,30,000 आ रहा है कि नहीं? लेकिन मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया? हाईएस्ट टैक्स रेट वाले का। और मेरे एग्जाम्पल में हाईएस्ट टैक्स रेट ये लटक जी का है, इस पे तो 15% है ना। हाँ, अभी नए सिस्टम में अलग हो गया है। अरे अभी 23 जुलाई के बाद कैपिटल गेन होता है, तो ये तो 12.5% ही है ना, ये 20% हो गया है, तो उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो बट खैर, मैंने तो अज्यूम किया था कि मेरे एग्जाम्पल ऐसा मानो 23 जुलाई के पहले का है, तो उसमें तो ये जानलेवा है ना, तो इसको पहले प्रायोरिटी थी। तो देखो वर्किंग कैसी थी, ये 1,00,000 में से 1,00,000 माइनस हो गया 20, और ये 3,80,000 में से 30,000 माइनस हुआ था। बट हाउ डिड आई गेट 1,30,000? वो बचा हुआ अमाउंट था। सी मैंने नोटिस किया है, इधर अमाउंट छोटी छोटी होती है ना, तो पब्लिक को स्ट्राइक होता है। कभी कभी अमाउंट जीरो होता है, मतलब ये बैलेंस इनकम ही मेरी जीरो है, तो लोगों को स्ट्राइक ही नहीं होता कि इधर भी तो अनएग्जॉस्टेड है। अरे इधर तो सारा बेसिक एग्जामेशन बचा हुआ है। सी ये लास्ट में कुछ छोटी छोटी अमाउंट होती है, और एक छोटा सा ही अमाउंट है मेरा बैलेंस इनकम, तो स्ट्राइक भी होता है। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। लेकिन किसी समय ये इनकम है ना, निल है, तो लोगों को स्ट्राइक ही नहीं होता। अरे बैलेंस इनकम निल है, मतलब मेरा पूरा 2.5 लाख बचा हुआ है, कर इस्तेमाल। कैसे करोगे बताओ? चलो एक बार मान लो नेट जीरो है, तो 2.5 लाख में से पहले 1,00,000 को उड़ा दो, उड़ाना एक बार, तो बचा कितना? 1,50,000, वो इसमें से उड़ा दे 150, तो बैलेंस में टैक्स आएगा। सी कितने लोग का डाउट आता है, सर मान लो मैंने ये सब उड़ा दिया, बेसिक एग्जामेशन है, और भी बचा है, तो मैं विनिंग्स में ले सकता हूँ? नहीं, विनिंग्स में लेना अलाउड ही नहीं है। जैसे मेरे एग्जाम्पल मान लो, ये सब इनकम में कुछ होती ही नहीं, इतना ही होता मेरा, तो मेरा जो 1,30,000 बचा है ना, फेंक देने का। विनिंग्स के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते, कि विनिंग्स गवर्नमेंट को लगता है फोकट की इनकम में पूरा 30% भरना पड़ेगा, वो कोई मेहनत से कमाई नहीं है ना, तो उस पर गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं देगी। एक सबसे बड़ा पॉइंट इधर क्या है, जो सबका रॉन्ग होता है, दिस रूल इज ओनली फॉर रेसिडेंट असेसीज, नॉन रेसिडेंट को बेनिफिट नहीं मिलता है। तुम लोग बोले इतना क्या बड़ा पॉइंट है? बड़ा क्यों है मालूम है? सिली मिस्टेक 99% बच्चों की होती है, पॉइंट डफ नहीं है, वल्नरेबल पॉइंट है, मिस्टेक होने लायक पॉइंट है। ये देखो, ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ने रेसिडेंट लोग के लिए रखी है,
और पेपर सेटर इतना स्मार्ट होता है ना, क्वेश्चन बनाएगा, पूरा ऐसा माहौल बनाएगा कि अपना जो बैलेंस इनकम है ना ये छोटी छोटी दिखाएगा, और बच्चा कैरिड अवे हो जा रहे अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन, लेकिन कोने में कहीं लिखा होगा असेसी नॉन रेसिडेंट है, तो नॉन रेसिडेंट को फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो टेल मी, अगर ये नॉन रेसिडेंट होता तो क्या करते? तो ये दो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन क्या करने का, फेंक देने का। फिर क्या होगा, पूरे 380 पे 15%, पूरे 1 लाख पे 20%, ये जो एडजस्ट किया वो करने नहीं मिलेगा अगर नॉन रेसिडेंट का सम हुआ तो। ओके, और ये सब इंडिविजुअल्स में ही होता है, इंडिविजुअल एचयूएफ, क्यों इंडिविजुअल एचयूएफ में ही तो बेसिक एग्जेम्पशन है, बाकी फॉर्म्स कंपनी में तो फ्लैट टैक्स है, फ्लैट रेट्स है। सी कभी कभी नॉलेज होता है लेकिन उसको कहाँ यूज करना है वो स्ट्राइक नहीं होता। ओके, तो कहाँ यूज करना है, इंडिविजुअल एचयूएफ का सम होगा, वो भी रेसिडेंट होना चाहिए तो ही। ओके, ये अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिनेशन की थियरी खत्म हो गई। सी मैं कर क्या रहा हूँ, मैं टैक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड सब बातें बता रहा हूँ, और ये सब बातें ना किधर भी काम हो सकती है, ट्रस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसका, ये टॉपिक का लास्ट पॉइंट, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। सी क्या होता है बताता हूँ और क्यों होता है बताता हूँ। डायरेक्ट एग्जाम्पल से बात करते हैं ना। ये देखो, मान लो मेरा इनकम में शॉर्ट टर्म गेन है 9 लाख, दिख रहा है वो लिखा है, शॉर्ट टर्म गेन है 9 लाख और एग्रीकल्चर इनकम है 2 लैक्स। तो टेल मी इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग 5 हेड्स ऑफ इनकम बनाते, तो 5 हेड्स में कैपिटल गेन कितना लिखा देखो, चेक करो, 9 लाख सही लिखा है। एग्रीकल्चर इनकम को डैश क्यों किया है, एग्जाम अंडर सेक्शन 10(1), तो बिकॉज एग्जाम उसको कंप्यूटेशन में शामिल नहीं करेंगे। तो ये मेरा जीटीआई हो गया, यही मेरा एनटीआई हो गया। अब क्या करें, डिवाइड करो और अज्यूम करो ये सब नील है, तो सारा अमाउंट बैलेंस कॉलम में चला गया। ओके, फिर हम लोग क्या करते हैं, ये सब पे तो जीरो टैक्स आ गया और इस पे आएगा स्लैब रेट्स। अगेन अज्यूम इंडिविजुअल का क्वेश्चन है, क्योंकि बैलेंस इनकम में डिपेंडिंग अपॉन असेसी है, सो अज्यूम इट्स एन इंडिविजुअल। तो स्लैब रेट से निकालेंगे, तो स्लैब रेट से क्या आता है, 9 लाख पे एक बार निकालो स्लैब रेट। मेरा शॉर्टकट यूज करो, मैं 30% स्लैब में हूँ कि 20% स्लैब में। अरे 5 लाख से 10 लाख मतलब 20% स्लैब है, तो 20% स्लैब में शॉर्टकट क्या है, सीधा 20% निकाल ले, माइनस 87,500 क्या आया, 92,500 आ गया। तो ये देखो ऐसा है, और यूजुअली स्टूडेंट ऐसे सॉल्व करके आ जाएगा। बोले क्या सिंपल पेपर आ गया, क्या हो गया सीए फाइनल के स्टैंडर्ड को आजकल। सिंपल नहीं है, इधर ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आंसर तेरा रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि व्हेनेवर देयर इज एग्रीकल्चर इनकम गिवन इन दी क्वेश्चन, टैक्स इज कैलकुलेटेड इन अ स्पेशल मैनर। वो स्पेशल मैनर क्यों रखा है वो बाद में बात करूंगा ना, क्यों पे मैं बाद में आऊंगा, पहले मैकेनिकली सीख लो। करना क्या, मान लो ये देखो, ये जो मेरा आंसर था ना 9 लाख, मेरे को बता इज इट इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर के विदाउट, कैसे मालूम पड़े, देख हमने खुद डैश किया था। तो मेरा जो आंसर है 9 लाख का वो विदाउट एग्रीकल्चर है ना, एक बार के लिए उसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ के टैक्स निकालो, जोड़ उसमें 9 लाख में एक से पहले सब लोगों ने माना 9 लाख इज विदाउट एग्रीकल्चर, उसको विद एग्रीकल्चर बना ले, माना कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग उसमें एग्रीकल्चर इनकम जोड़ो तो कितना हो जाएगा। ये देखो मैंने क्या किया, देख 9 लाख में 2 लाख जोड़ा है तो 11 लाख हो गया, तो 11 लाख मतलब शॉर्टकट लगाओ ना, 11 लाख पे टैक्स कैसे आएगा, ये 30% स्लैब में है ना, तो डायरेक्ट 30% निकाल लो शॉर्टकट से, और माइनस 187,500, तो कितना है टैक्स 142,500। लेकिन सी एग्रीकल्चर को मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ा गलत लग रहा है ना, एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना, एग्जेम्प्ट है ना, तो अभी उसका जो टैक्स है मैं लेस कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, जो अपना बेसिक एग्जेम्पशन होता है ना उसमें एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ूंगा। व्हाट इज बेसिक एग्जेम्पशन, 2,50,000, अज्यूमिंग जवान इंडिविजुअल है, बुढ़ा होता 3 लाख, सुपर बुढ़ा होता 80 ईयर्स वाला तो 5 लाख,
वो बेसिक एग्जाम्शन को मुझे इधर लिखना है और उसमें एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ना है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ जवान आदमी है कोई, तो 2,50,000 प्लस एग्रीकल्चर, तो कितना हो गया 4,50,000। इस पे टैक्स निकालो। इधर शॉर्टकट की उम्मीद मत रखो, ये तो सेकेंड स्लैब में आ गया ना। 2,50,000 तक जीरो टैक्स है और 2,50,000 से 5 लाख तक 5% है, और अपने तो 4,50,000 ही है। तो 2,50,000 निकाल, ऊपर 2 लाख ही बच रहा है ना, उस पर 5% कितना आता है? 10% सॉरी 10,000 आता है। तो अब ये माइनस ये करो तो ये आंसर आता है, ये राइट आंसर है। ऐसा क्यों किया है मैं बताऊंगा, लेकिन आंसर क्या है 132,500, 132,500 है। क्यों ऐसा किया बताता हूं। लेकिन सी, ये देखो मैंने क्या लिखा था पहले, 92,500, दैट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट 132,500। मतलब नोटिस करो मेरा टैक्स कम हुआ के बढ़ गया? बढ़ गया। ये तो गलत है, गवर्नमेंट गेम खेल रही है अपने साथ। एक तरफ तो गवर्नमेंट बोलती है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री है ना, लेकिन अपना तो टैक्स बढ़ गया। ये कैसा चक्री घुमाया गवर्नमेंट ने? ऐसी चक्री घुमाई कि अपना टैक्स ही बढ़ गया। जहां मेरा 92,500 आ रहा था, इट इज 132,500। ऐसा गवर्नमेंट क्यों की? और ऐसा क्यों मालूम है? क्योंकि सी, गवर्नमेंट क्या बोलती है, माना कि तेरी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री कर देंगे, लेकिन हम तेरी खाली अदर इनकम को देखेंगे ना, तो कभी कभी तेरा स्टेटस हमको मिसगाइड करता है। जैसे एग्जांपल, एक आदमी, जैसे ये आदमी को देखो, इसकी 9 लाख की इनकम को ही देखोगे ना, लगे 20% स्लैब वाला है। स्लैब रेट्स 0, 5, 20, 30 है ना। तो 9 लाख को, मतलब अगर उसकी एग्रीकल्चर इनकम को देखे ही नहीं तो लगे ये तो गरीब है, 20% स्लैब वाला बच्चा है। लेकिन पता चला उसके इतनी एग्रीकल्चर इनकम है ना, और इनकम आती है तो मेरा स्टेटस तो बड़ा ही है ना। इसी को देख लो, दिखने में 9 लाख लगता है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम को मिलाएंगे तो 11 लाख। मतलब ये तो 30% स्लैब वाला आदमी है। मतलब आदमी की रियलिटी अमीर है। अपने तो इसको मिडिल क्लास समझे थे। मिडिल क्लास मतलब 20%। आई होप यू रिमेंबर द स्लैब रेट्स। सो 9 lakhs लुक्स लाइक ही इज अ मिडिल क्लास पर्सन। बट टेल मी, जो बंदे के पास इनकम एग्रीकल्चर से आ रही है, चलो टैक्स नहीं मारना गवर्नमेंट को, लेकिन उसका स्टेटस तो बड़ा है ना यार। और स्टेटस देख के लग रहा है भाई एग्रीकल्चर को मिला के तो तू 30% वाला लगता है, और हम तेरे स्टेटस के अनुसार तेरे को टैक्स लेवी करना चाहते हैं, इसलिए हम तेरे को एग्रीकल्चर इनकम में मिलवा के टैक्स निकालेंगे। हाँ, फिर तू रोएगा, नहीं नहीं गवर्नमेंट आपने तो एग्रीकल्चर इनकम माफ किया है। हाँ तो लेस कर ले, तेरे को लेस करने देंगे, लेकिन लेस करते टाइम 0% स्लैब में ऐड करके करने देंगे। ऑब्वियसली लेस करते टाइम 2 lakhs पे तो टैक्स 0 आएगा ना। सी लेस क्यों किया? क्यों एग्रीकल्चर इनकम को एक बार टैक्सा, जो गवर्नमेंट कर तो रही, लेकिन पब्लिक कंप्लेन करेगी ऐसे कैसे टैक्स मार रहे हो आप, तो उसको लेस करना पड़ता है। लेकिन अकेला एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स लेस करेंगे ना तो 0 ही टैक्स आएगा। जैसे मेरे एग्जाम्पल में 2 लाख पे टैक्स निकालोगे तो 2.5 लाख तो 0 ही है। तो अपने को बेसिक फिगर ऐड कर दो, मतलब उसको टैक्सेबल फिगर में लेके आ जाओ। 2,50,000 0%, तो उसमें और ऐड कर दो तो 5% स्लैब का हो गया। ये गवर्नमेंट ने सोचा था। एंड गवर्नमेंट बोले कि ठीक है हम एग्रीकल्चर इनकम को माफ करें क्योंकि खेती को प्रमोट करना है। लेकिन खेती के नाम पे कोई करोड़पति बन के बैठा है, लेकिन उसकी अदर इनकम देख के रोड़पति दिख रहा है, लेकिन वो मिसगाइड कर रहा है उसका स्टेटस। जैसे कितने लोग की अदर इनकम है ना, खाली 1-2 लाख ही होती है, खेती से अनाप शनाप दबा के पैसा छाप रहा है, 50-60 लाख तो खेती से आ गया, लेकिन उसकी अदर इनकम 1-2 लाख है। तो 1-2 लाख देख के लगे कितना गरीब होगा, लेकिन गरीब है। खेती से 50 लाख 60 लाख आ रहा है तो पैसे तो जोरदार है उसके पास यार। इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, देख हम तेरे स्टेटस में मिसगाइड नहीं होना चाहते, क्योंकि आजकल कितने लोग के पास खेती से अनाप शनाप पैसा आता है, तो उससे तू कमा तो रही है ना। इसलिए फर्स्ट वी विल ऐड agriculture income and we will see your true status, and then if you complain no but agriculture income is tax free, so we will remove it। ये लॉजिक है। इसको बोलते हैं पार्शियल
इंटीग्रेशन। सी पार्शियल इंटीग्रेशन मतलब उसको एग्रीकल्चर को हमने पूरा टैक्सेबल नहीं किया, पार्टली किया है। मेरे को बता, अगर एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली टैक्सेबल होती तो मेरा टैक्स कितना आता? देखना 140 to 500 आता। अरे मतलब ये लेस ही नहीं करने देती गवर्नमेंट फिर तो। अगर एग्रीकल्चर इनकम पूरी तरह से टैक्सेबल होता तो मेरा टैक्स कितना आता? 140 to 500 आता। उतना भी तो नहीं है ना यार, अपने को गवर्नमेंट 132 बोल रही है। मतलब एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल हुआ, लेकिन फुल्ली के थोड़ा बहुत, बट थोड़ा बहुत हुआ, नहीं तो सी टोटल टैक्स फ्री होता तो मेरा ओरिजिनल आंसर क्या था? 90 to 500। देखो मैंने इधर ड्राइंग की है, कंप्लीटली टैक्स फ्री होता तो माय आंसर वाज 90 to 500, आवर ओरिजिनल आंसर, डोंट फॉरगेट। एंड हैड इट बीन कंप्लीटली टैक्सेबल, माय टैक्स वुड हैव बीन 140 to 500, बट आवर आंसर इज समवेयर इन द मिडल। मतलब एग्रीकल्चर इनकम ना तो पूरी टैक्स फ्री है ना पूरी तरह से टैक्सेबल है, इससे बोलते पार्टली। इससे नाम गिरा पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। ओके, और थिंकिंग बता देना, क्योंकि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम को एक तरफ इंपॉर्टेंस देना चाहती है, लेकिन एक तरफ तेरे स्टेटस से मिसगाइड नहीं होना चाहती है। कंक्लूजन क्या है बताओ ना, करने का क्या बताओ, रूल बना दो अभी। कभी भी एग्रीकल्चर इनकम क्वेश्चन में दिया तो क्या करोगे? मेन स्टेटमेंट में डैश करना, ये गलती मत करना। मेन स्टेटमेंट में 5 वर्ड्स में डैश, और अपना जो आंसर आएगा ना ये बैलेंस कॉलम, वो विदाउट एग्रीकल्चर ही होगा। लेकिन फिर क्या करोगे, उसमें एक बार के लिए एग्रीकल्चर को मिला ले और टैक्स निकाल, फिर बेसिक एग्जाम्पशन में एग्रीकल्चर को मिला के टैक्स निकाल। इधर पता सिली मिस्टेक क्या होती है? सिली मिस्टेक के साथ तो तुम्हारा बचपन से रिश्ता है ना। इधर पता सिली मिस्टेक क्या होती है? कैन यू गेस? लोग क्या करते, 9 + 2 क्या था? इधर 11 लाख लिख देंगे, और इसको ऐड करके कितना आया था? 4,50,000 माइनस 4,50,000 कर देंगे। ट्रस्ट में ये होती है, मैंने मिस्टेक से ना, क्रिएटिविटी से नहीं निकाली है, एक्सपीरियंस से देखा है। लोगों को पता है पहले एग्रीकल्चर इनकम को मिला लो, फिर बेसिक एग्जाम्पशन एग्रीकल्चर मिलाओ, लेकिन भाई उसके ऊपर तेरे को टैक्स निकालना है, ये भूलना मत। सी अगर मैं कोई चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ ना, दैट इज बेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस। आई हैव सीन, मैंने तो कितनी टेस्ट भी कंडक्ट की होगी मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस पे, लोगों की गलतियां देखी है। लोग ये टैक्स लेना भूल जाते हैं, इससे स्ट्रेस करके याद रखो, टैक्स माइनस टैक्स। ऊपर वाला टैक्स कैसे आएगा? बैलेंस एनटीआई माइनस एग्रीकल्चर का, और नीचे वाला टैक्स बेसिक एग्जाम्पशन प्लस एग्रीकल्चर। ये देख रहे हो मैंने तो नेट लिखा है। नेट क्यों लिखा है मालूम है? क्वेश्चन में लोग ऐसा बोलते हैं, एग्रीकल्चर इनकम 2,20,000 था, लेकिन कुछ खर्चे भी थे खेती के 20,000। एग्रीकल्चर इनकम 2,20,000 और खेती बाड़ी के खर्चे 20,000 है, तो उसको नेट करना, नेट करके इधर फॉर्मूला में घुसेड़ना। तो देखो नेट करके कितना आएगा? 2,20,000 माइनस 2 लाख, तो 2 लाख डालना। यू हैव टू प्ले विद द नेट फिगर, बट आई रिमाइंड इन द मेन स्टेटमेंट ऑफ 5 वर्ड्स इट विल बी डैश। टेल मी, ये तकलीफ वाला ही रूल है ना, मतलब टैक्स बढ़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक अच्छा बेनिफिट दिया है। ओनली व्हेन योर एग्रीकल्चर इनकम इज अबाउ 5,000 तभी हम ऐसा करेंगे, तभी हम लालची बनेंगे। अरे 5,000 तक किसी ने एग्रीकल्चर इनकम कमाया ना, तो गवर्नमेंट तेरा रियल स्टेटस जानने के लिए उत्सुक नहीं होगी। जैसे मान लो किसी की इनकम है ना 9,98,000 थी, मैं स्लैब रेट्स में ना, मेरे माइंड में 5 लाख से 10 लाख वाला स्लैब चल रहा है। एक बार स्लैब रेट क्या था? अप टू 2,50,000, 2,50,000 से 5 लाख, और 5 लाख से 10 लाख। तो 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख में स्लैब खत्म हो रहा है ना, तो देखो मैंने 9,98,000 लिया है। अब मान लो किसी की एग्रीकल्चर इनकम है ना 4,000 है, तो विदाउट एग्रीकल्चर इनकम कैसे लगता है? 20% स्लैब का, लेकिन उसमें एग्रीकल्चर जोड़ दिया तो कितना हो गया? 9,98,000 प्लस 4,000, 10 लाख के ऊपर स्लैब चेंज हो रहा है। तो गवर्नमेंट इधर भी बुखड़ हो सकती है ना, लेकिन गवर्नमेंट में चल जान दे यार, 4,000 की तो एग्रीकल्चर इनकम है। 4 मतलब कहने का मतलब 5,000 से कम है ना, उस कारण से तेरा स्लैब चेंज हो रहा है ना, तो हम लोग भुक्खड़ नहीं बनेंगे। मीन्स हम लोग फिर कैसे, तो क्या करेंगे बताओ?
अरे तो फिर हम लोग पहले कैसे आंसर निकाले थे? नॉर्मल स्कीम से टैक्स निकाल लो, पहले एग्रीकल्चर को मिला के करो, ये करो, ऐसा ये तिकड़म करने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट ये कब करना चाहिए? ओनली व्हेन एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन 5,000। अब ये कितने लोगों को स्ट्राइक ही नहीं होता? एग्जाम में मैंने जब क्वेश्चन दिया ना 9,98,000 और एग्रीकल्चर इनकम 4,000 दे देंगे, और कितने लोग सोचेंगे यस मेरे को एग्रीकल्चर का पॉइंट पता है करके आ जाएंगे, लेकिन रॉन्ग कर दिया ना, उसमें ये करना ही नहीं है। दिस यू टू डू ओनली व्हेन योर नेट एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन 5,000। हाफ नॉलेज इज डेंजरस, यू शुड हैव फुल नॉलेज। डन दिस थिंग, खत्म। टैक्स कैलकुलेशंस रिलेटेड सारी बातें मैंने बता दी।